हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा भैया आपके सामने फिजिक्स जेई एडवांस के पेपर 2 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं जेई एडवांस 2025 का पेपर 2 का एनालिसिस आपके सामने लाऊं, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था। तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल थे, हम लोग सब कुछ अच्छे से देखेंगे। मैं उससे रिलेटेड क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी क्वेश्चन में, क्या कैसे सोचना था, कैसे एनालाइज़ करना था, बच्चे के पर्सपेक्टिव से क्या-क्या गलतियाँ हो सकती हैं, उन सब पे बात करूँगा। तो इस पेपर को ध्यान से देखते हैं। ये 2025 जो बच्चे दिए हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही, और जो आगे अगले साल या उसके अगले साल या फ्यूचर एस्पिरेंट जो जेईई एडवांस को देते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और बच्चा किस तरह से सोच के गलतियां कर सकता है, और जेईई ने क्या सोच के क्या सवाल डाला। तो जो सबसे पहला सवाल था इस पेपर का, वो यूनिट डायमेंशन का था। काफ़ी टेम्प्टिंग सा सवाल होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस देने वाला सवाल होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सवाल तो कर ही लेंगे, ठीक है? लेकिन ये एक बहुत ट्रैप सा चीज़ होता है, क्योंकि मतलब आप आए हो एग्ज़ाम देने, आपको यूनिट डायमेंशन मिलता है तो आप सोचते हो ये तो कर ही देंगे, और ये जनरली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन माँगता है ये सवाल। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड टू डू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें आपको पावर्स जो है वो कैंसल करने होते हैं, एम का, एल का, टी का पावर देखना होता है, तो उसमें बहुत फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और कुछ बच्चों के लिए ये सवाल टाइम टेकिंग भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सही फॉर्मूले नहीं यूज़ किए, कुछ ऐसा यूज़ कर दिया जो लेंदी है, तो उससे वो क्वेश्चन लंबा बन जाता है। तो देखते हैं सिचुएशन को और समझते हैं कैसे करना था इसको। तो अ टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स, ठीक है? ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट ही होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है, सीबेक इफेक्ट कहते हैं, जो अभी हम लोग जेईई के सिलेबस से हट गया है। लेकिन उसका कुछ लेना-देना इसमें नहीं था। बस ये एक पर्सपेक्टिव रखा है कि ये ऐसा कुछ होता है, रियल सिचुएशन को लाया गया है, और उसमें बोला गया है लेट एस बी ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो लेट एस बी ईएमएफ प्रोड्यूस। अब बच्चा जो जल्दीबाजी में जाएगा वो एस को ईएमएफ ले लेगा, लेकिन इसमें आगे ध्यान देना है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है? यानी डेल्टा वी बाई टी है, ये वी बस नहीं है, ये डेल्टा वी बाई टी है। तो इसको बच्चा गलत कर सकता है। आप गलती कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? कि आप इसको वी ले लिए, इसको बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो इसमें कौन सा सिग्मा के लिए कौन सा आना चाहिए भाई फॉर्मूला? सिग्मा के लिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो 1 बाई रो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है? एंड के क्या है? के है थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में हीट करंट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या क्या फॉर्मूले आने हैं वो आपको पता चल गया, ठीक है? आपको ये पता चल चुका है। टेकिंग एम एल टी आई and k as dimension of mass, length, time, current, temperature respectively, the dimensional formula of z कोई उन्होंने एक क्वांटिटी बताई जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एस स्क्वायर सिग्मा बाई के है। अब एस क्या है भाई? एस जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टेम्परेचर, इसका स्क्वायर है, एस स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, ठीक है? और आपका सिग्मा क्या है भाई? सिग्मा कैसे आएगा? R इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, ठीक है? L बाई ए, ये आएगा, ठीक है? और हीट करंट वाला फॉर्मूला लगाइएगा। हीट करंट में आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, dq बाई dt जो आता है हीट करंट, dq बाई dt होता है जिसको हम पावर भी कहते हैं, dq बाई dt जिसको हम पावर भी कहते हैं, उससे आप कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी बाई रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, आर थर्मल, इसको यूज करके आर थर्मल में आपको के आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है? इनको यूज करके बनाना था, ठीक है? अब बना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? इसको समझ लेते हैं। यहां देखिए, यहां हमने आर वाला जो मैंने रिलेशन बोला था वो यूज किया, ठीक है? इसमें सिग्मा की वैल्यू जो कि कंडक्टिविटी है वो 1 बाय एम आर आ गई। एम आर को, एम जो है इसमें
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, ये मास नहीं है, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, m को मीटर होता है, लेंथ बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पावर है, जो मैंने पावर की बात कही थी, पावर को जो होता है हीट करंट dq/dt, उसको T/L AK लिखा है, वेयर A इज कंडक्टिविटी जिसको अपने को यूज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे K की वैल्यू जो आ गई है वो पावर अपॉन Tm आ गई है, फिर से m जो है, m क्या है, लेंथ है, ठीक है, m लेंथ है। उसके बाद z को आपको लिखना था, z को s स्क्वायर, तो s स्क्वायर मैंने बताया था v/t होगा, v/t का स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन k। अब v/t, v को क्या लिख सकते हैं भैया, IR, भाई वोल्टेज को क्या लिखोगे, IR लिखोगे, तो IR का स्क्वायर, t का स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा के लिए क्या लिखे, 1/mr, ठीक है, जहां पे m लेंथ है, और यहाँ पे k को p/tm लिखे। अब देखो p जो है पावर है, अब देखिए इसमें जो ये r और ये r एक कट जाएगा, और I स्क्वायर r क्या हो जाएगा, पावर का टर्म हो जाएगा, तो ये पावर और यहाँ पे जो t के साथ एक पावर है वो कैंसल हो जाएगा, m कैंसल हो जाएगा, ठीक है, एक t कैंसल हो जाएगा, एक t रह जाएगा, तो 1/t बच जाएगा, तो आपके पास m0, l0, t0, I0, k इनवर्स 1 बचेगा। तो इससे आपका k इनवर्स 1 के साथ b ऑप्शन था, तो b ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। मॉडरेट इसलिए रखा, अब कहोगे नहीं सर ये तो सबसे आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन था और मिस्टेक्स होने के चांस थे, तो यूनिट डायमेंशन के सवाल हमेशा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाता है और आप गलत अप्रोच से बढ़ो तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, इसलिए इसको मॉडरेट में रखा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैट्स का था, ठीक है, स्टैट्स, ठीक है, और ये एक डिफिकल्ट सवाल था इस पेपर का, ठीक है, इस पेपर का डिफिकल्ट सवाल था। इस सवाल को समझते हैं और फिर इसको हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और इसको हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलिंडर्स ऑफ सेम लेंथ L विथ रेडियाई √2r एंड 2r, तो कंसेंट्रिक है, एक का रेडियस √2r है, एक का रेडियस 2r है, आर केप्ट एज सोन इन द फिगर 1। द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज Q एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड, आउटर सिलेंडर को ग्राउंड कर रखा है, ठीक है, अर्थिंग कर रखी है आउटर सिलेंडर को, ठीक है। द एनुलर रीजन, तो दो सिलेंडर के बीच का जो रीजन है, एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5, तो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है दो सिलेंडर के बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन of the same length L at a distance r from the common axis of the cylinder. This plane is parallel to the axis of the cylinder. The cross-section view of this arrangement is shown in figure 2. इसका cross-section view काट करके आपको दिखाया हुआ है cross-section view figure 2 में. Ignore edge effects. The flux of the electric field through the plane is. Electric field का flux क्या होगा इस plane के through. ये बात की गई है। तो इसको मैंने दो तरीके से बनाया है, एग्जाम में आपसे जैसे बन जाए वैसे बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक तरीका है जो सीधे आपके दिमाग में आएगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो एग्जाम में करने में दिक्कत हो सकती थी, उसका क्या था, हम यहाँ पे क्या लिखे, फील्ड लिखे ऐसे करके। अब ये फील्ड जो है एक छोटा सा एरिया लें, इतना सा, ठीक है, जो जो कैसे आएगा, अगर आप ये एरिया देखिए तो यहाँ से यहाँ आप लेते हैं, अगर लेट से कि आप ये एंगल थीटा लेते हो, ये डी थीटा लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाता आर डी थीटा, ठीक है, और इसका ये वाला कंपोनेंट जो होता वो आर डी थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता, ठीक है, जिस पे आप बात कर रहे हैं, और नीचे क्योंकि ये अंदर जाना है तो आर डी थीटा कॉस थीटा इंटू एल जो है एरिया होता, उस एरिया का के थ्रू फ्लक्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा लोगे, तो उस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो यहाँ पे E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है, तो ये फ्लक्स होगा इस एरिया से, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये फ्लक्स होगा इस एरिया से। अब इसको हम इंटीग्रेट करके
फ्लक्स थ्रू वो पूरा प्लेन निकाल लेंगे। तो ये एक तरीका है ये फील्ड लिखने का। फील्ड लिखना आपको सिलिंड्रिकल एनुलर रीजन में आता है, क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उससे आप लिख सकते थे। अब ये इंटीग्रेशन करना, ये समझना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा एक और मजेदार तरीका क्या था? दूसरा मजेदार तरीका ये था कि आप गॉस लॉ से इसको बना लो। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं अभी अभी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन है। मैं कैसे बनाना है वो आपको सिखा रहा था। ठीक है, ताकि आप लोग जो है रिफर कर पाओ बाद में सॉल्यूशन को भी, तो अच्छे से बना हुआ है नेक्स्ट पेज में, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने आइडिया बताया कि पहला कैसे एक इंटीग्रेट करके बना रहे थे और दूसरा गॉस लॉ से बना सकते थे। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे एक गॉसियन सरफेस ले लिए। ठीक है, यहाँ कुछ प्लस चार्जेज आ रहे होंगे यहाँ, और यहाँ कुछ निगेटिव चार्जेज आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपका जो गॉसियन सरफेस है उसमें एक ये है, ये आर उन्होंने दे रखा है, ये √2r है, और ये जो है ये उन्होंने 2r दे रखा है। तो ये एंगल जो बड़ा वाला एंगल है वो निकल के आता है 60 डिग्री π/3, और ये जो छोटा वाला एंगल है ये निकल के आता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री निकल के आता है। अब आपको क्या करना था, ये समझना था कि ये कर्व्ड सरफेस, आपका गॉसियन सरफेस क्या है, ये पूरा सरफेस आपका गॉसियन सरफेस है, ये प्लेन और ये कर्व्ड। ये इसमें टोटल फ्लक्स जो होगा वो देखते हैं, वो क्या होगा। वो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्या लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज जो है एक्स्ट्रानियस चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज है इस रीजन में, वो लिखेंगे अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कुछ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, तो वो लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस उसका तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू प्लेन एंड थ्रू कर्व्ड सरफेस। लेकिन कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका बाहर वाला सरफेस अर्थड है, तो कोई फील्ड बाहर नहीं जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी बाहर नहीं, स्फेरिकल में भी अगर एक ही सिलिंडर स्फेयर है तब तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन अगर इनक्लोज है, एक आउटर स्फेयर भी दिया हुआ है, तो फील्ड बाहर नहीं जाएगा। यहाँ भी फील्ड कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ भी फील्ड अंदर ही रहेगा। तो ये कर्व सरफेस से फ्लक्स जो है, इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जीरो। ठीक है, अब ये जो भी फ्लक्स आना है वो प्लेन सरफेस के थ्रू ही जाएगा। अब प्लेन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा उसके लिए क्यू इनक्लोज निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है क्यू गया है टोटल। ठीक है, इस पूरे सरफेस पे टोटल अगर चार्ज देखोगे अंदर पे, तो ये टोटल अगर क्यू देखोगे, क्यू था, तो ये 90 डिग्री में कितना चार्ज जाएगा, तो क्यू इंटू 90/360, ये इनर पे आया, ये पॉजिटिव है। अब आउटर वाले पे कितना जाएगा, तो माइनस क्यू, क्योंकि उस पे इक्वल अपोजिट जाना था, तो माइनस क्यू, और 120, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 इस साइड 60 इस साइड, 120/360। तो वो जो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा है उस दोनों को सम कर लीजिए, टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन के एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो फ्लक्स पता चल जाएगा। तो दो तरीके हैं, दोनों से बना सकते थे। इसका सॉल्यूशन मैं आगे दिखा रहा हूं कैसे आएगा। इसका आंसर जो है ये आता है Q/60 एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं कैसे बना है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ पे एक लिया गया है आर दूरी पे किसी थीटा एंगल पे एलिमेंट, तो ये जो डी आर है वो आर डी थीटा अपन कॉस थीटा हो रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू, जो एक थीटा 1 है वो 45 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। अब जो है इसमें इसमें जो मैंने लिखा है नेट चार्ज, वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन के हो जाता है। जो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएंगे वो सिग्मा अपॉन के होता है, तो या क्यू अपॉन के कह लो, क्यू अपॉन के होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड, इन दोनों का सम होता है। तो वही लिखा गया है क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू जो है इनर सरफेस पे क्यू है, क्यू इंड्यूस्ड जो है वो 4q/5 आ रहा है, और q/5 हो जाएगा। 4q/5 कैसे आता है, 1 - 1/k आता है टाइम्स क्यू, तो उससे आ जाएगा 4q/5, तो नेट चार्ज q/5 आएगा। आपको पता है सिग्मा बाई के हो जाता है आपका चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, q/k, के क्या है 5 है, तो यहाँ q/5 हो गया है नेट चार्ज। अब जो है इसके कारण जो फील्ड आ रहा है आर दूरी पे वो q अपॉन, अब ये कैसे आ रहा था ये आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस साइड बताता हूँ। यहाँ पे प्लस अगर चार्जेज है, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक में थोड़े से रीजन में बताऊं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रीजन है तो यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्जेज आ जाएंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के इनर पे। इन दोनों का सम जो है, ये दोनों का जो सम मिलके हो रहा है, ये देखो पूरे स्फीयर इस रीजन में होगा। मैं एक छोटे से जगह में बता रहा हूं, ये पूरे रीजन में होगा। यहाँ पे हो गया Q, यहाँ हो गया 4Q/5 माइनस इन दोनों का सम जब करोगे तो वो Q/5 आया, ठीक है। तो इसका मैंने फील्ड लिखा, r दूरी पे मैंने फील्ड लिख दिया, ठीक है, Q/5 2πε0r। अब यानी Q/10 πε0 r आया, और यहाँ जो एरिया होने वाला है r d थीटा cos थीटा, ये लेंथ हुआ, और वो अंदर L लेंथ अंदर जाएगा, L डीप जाएगा, तो उसको फिर r d थीटा अपॉन cos थीटा इंटू L मल्टीप्लाई किया गया। अब ये जो फील्ड है वो उस पे परपेंडिकुलर नहीं है एरिया पे, तो फ्लक्स निकालने के लिए उस फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, तो r d थीटा अपॉन cos थीटा इंटू L इंटू cos थीटा कर रहे हैं, तो ये अपना फ्लक्स आ गया इस छोटे से एरिया में। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा भी कट जा रहा है, तो d थीटा का ही इंटीग्रेशन बच गया, π/4 से π/3 जाना है, इसको इंटीग्रेट कर लिए, तो इससे जो है QL/60ε0 आ रहा है। मैंने ये इंटीग्रेशन करना था, यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग था, एग्जामिनेशन कंडीशन में निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक ये जो है मेरे मैंने तो ऐसे ही बनाया था जब पेपर का मैं कर रहा था, लेकिन एक हमारे साथ के सर हैं, उन्होंने बोला कि सर इसको ऐसे बनाते हैं और हम लोग ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन अवॉइड कर रहा है और अच्छा तरीका है, तो इससे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि एक गॉसियन सरफेस लिया और क्यू इनक्लोज लिख रहे हैं, तो क्यू इनक्लोज इस पे जो है इनर पे आया, मैंने बताया था निगेटिव वाले में 120 डिग्री का एंगल बनेगा तो -Q/3 आ रहा है, और पॉजिटिव वाले में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इस वाले में Q/4 आ रहा है। कैसे आया, मैं आपको पता है टोटल Q है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला 45 डिग्री है, तो इधर भी 45 होगा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा, Q का 90/360, क्योंकि 360 में पूरा स्प्रेडेड है, तो इस पार्ट जो गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना आया भाई, तो वो इतना आया Q/4। निगेटिव चार्ज कितना आया, ये निगेटिव चार्ज पूरे 360 में स्प्रेडेड है, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये जो टोटल एंगल हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है, तो टोटल कितना होगा, दोनों साइड लोगे तो 120 हो जाएगा, तो 120 के हिसाब से किया तो -Q/3 इनक्लोज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इनक्लोज जो है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे यही हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे यही टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। तो फाई थ्रू द कर्व सरफेस विल बी जीरो एज वी कांट हैव फील्ड आउटसाइड, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बन गया है तो फील्ड बाहर तो होगा नहीं, तो ठीक है ये फील्ड नहीं है। एज्यूम्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है, ये अपना एज्यूम्ड गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस ये है, हमने इसको एज्यूम किया है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, इन दोनों का सम अपॉन K/0, ठीक है, अपॉन K/0। क्यों, क्योंकि क्या होता है, आप क्या लिखते हो, आप लिखते ये हो गॉस लॉ किसी मीडियम में लिखते हो तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस जो एक्स्ट्रा है इनक्लोज्ड, ब्रैकेट में इनक्लोज्ड, अपॉन K/0 ये होती है, तो वही Q एक्स्ट्रानियस ये आया, K/0 ये लिखा तो Q/60ε0 आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ही में जाएगा, अच्छा सवाल था, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से कैसे करते हैं। इस सवाल आपने अगर अच्छे से समझा है तो आपने एक अच्छा चीज सीखा कि दो तरीके कैसे करेंगे, वो मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये फिर एसएचएम का ही सवाल आया, ये आसान सवाल है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, एसएचएम का ही है। तो इसमें दो थे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको एसएचएम का मैं मॉडरेट मॉडरेट लिखते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन है, एक रहता तो मैं इजी लिखता, लेकिन दो सिचुएशन है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बन जाएगा, आसानी से बनने वाला सवाल है। इसको देख के ऐसा फील आया होगा हाँ बन जाएगा, ऐसा सवाल तो क्लास में भी किया है, ये फील आएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ क्या है, एज सोन इन फिगर अ यूनिफॉर्म रॉड ओ प्राइम, एक यूनिफॉर्म रॉड ओ प्राइम है ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड एट पॉइंट ओ, तो यानी दोनों जगह ये हिंज्ड है, यहाँ पे ओ पे, यहाँ भी हिंज्ड है ओ पे, दो अलग अलग सिचुएशन दिए हुए हैं। vertically two walls assuming two massless springs of same spring constant, the springs are connected at midpoint and
एट द टॉप एंड O प्राइम। तो पहले में मिड पॉइंट पे कनेक्टेड है L/2 पे और टॉप पे कनेक्टेड है as shown in figure 1 and the rod is made to oscillate by a small angular displacement, यानी इसको हल्का सा ऐसे कर दिया गया, ये किया गया होगा। तो यहाँ कुछ ये x से हल्का डिस्प्लेस किया गया होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो x बाई एल कर देते हैं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये x बाई एल हो जाएगा। और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये इलोंगेट हुआ होगा वो L/2 थीटा हुआ होगा, और यहाँ पे जो इलोंगेशन हुआ होगा वो L थीटा हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये पहला सिचुएशन मैंने बताया। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दोनों साइड से फोर्स लग रहा होगा, ये कंप्रेस हुआ होगा, इधर धक्का देगा, ये भी इधर इलोंगेट हुआ होगा तो ये इधर पुल कर रहा होगा। दोनों का टॉर्क लिखेंगे अबाउट O और फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ऑसिलेशन का। ऑन द अदर हैंड, if both the springs are connected at the midpoint of the rod, दोनों को मिड पॉइंट पे अगर कनेक्ट कर दिया गया, तो ये काफी मजेदार सिचुएशन हो रहा है। दोनों अगर एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है तो सेम अमाउंट से कंप्रेस या इलोंगेट होंगे एवरी टाइम, तो इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन मान सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k की जगह 2k ले सकते हैं। ठीक है, and the rod is made to oscillate by a small angular displacement, then the frequency of oscillation is f2, ignoring gravity and assuming motion only in plane of the diagram, the value of f1 by f2। तो यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेशियो पूछी है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। अगर इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, फिर अगर x डिस्प्लेस करते हो तो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा, L/2 थीटा, और ये स्प्रिंग को, ये वाला स्प्रिंग को भी इधर ही मान सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो k की जगह k चेंजेस टू 2k, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसको देख के थोड़ा अच्छा फील आएगा, हाँ ये वाला तो सर ने क्लास में करा रखा है, सभी जगह कराते ही हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन अब कैसे है। पहला सिचुएशन, जैसे कि जो जो मैंने चीजें बताई थी वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस, टॉर्क को लिख दिया, ऊपर वाले का टॉर्क लिखा। ठीक है, कि x जो है फोर्स आया, L जो है क्योंकि इसके अबाउट लिख रहे हैं तो ये लिखा, फिर k x/2 क्योंकि वहां पे जो इलोंगेशन है वो आधा होगा, और टॉर्क जो है इसके अबाउट लिख रहे हैं और नीचे वाले के अबाउट, तो लेंथ भी L/2 हो गया, इसका टॉर्क लिख दिया। ठीक है, फिर इसको जो है SHM के इक्वेशन में, यहाँ बेसिकली ये रिस्टोरिंग है तो माइनस लिख दो, माइनस लिख दो, माइनस लिख लो, तो इधर लेकर के आओ, तो टॉर्क को I/d2 थीटा बाई dt2 KL स्क्वायर 5/4 थीटा आ गया इज इक्वल टू 0। बोथ द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो गया 2k हो जाएगा, तो टो इज इक्वल टू 2k L/2 थीटा L/2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी बस k की जगह 2k लिख दिया गया है और टॉर्क लिखा गया है, इसको भी सॉल्व किया गया है, तो इससे जो है KL स्क्वायर बाई 2 थीटा आ रहा है। ठीक है, इसका रेशियो जो लेना था काफी आसानी से ये बन जाएगा, इसमें √5/2 आंसर आ रहा है, काफी आसान सा सवाल था, तो ये तो सबने किया होगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पेपर में आसान सा सवाल था, इसको मैं मॉडरेट भी ना कहूं, इसको शायद इजी में आ जाना चाहिए, ये तो आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल जो है ये भी डिफिकल्ट की तरफ जाएगा, मॉडरेट से डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, देखो जब सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि कैसे बन रहा है तब तो लगेगा आसान है, लेकिन ऐसे सोच पाना एग्जामिनेशन में, और ये मास इधर से इधर जा रहा है, कौन सा फोर्स लेके जा रहा है मास, क्या क्या चीज लग पाएगा, कौन कौन से लॉज जो हमने पढ़े हैं न्यूटोनियन लॉज वो लगा पाएंगे, कौन नहीं लगा पाएंगे, ये सोच पाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इसमें। तो देखते हैं क्या है ये सिचुएशन और इसको आगे करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कंसीडर ए स्टार ऑफ मास m2, एक स्टार बोला गया है मास m2 का। ठीक है, m2 मास का स्टार, और ये काफी हैवी है, बड़ा सा है, हैवी मास। ठीक है, हैवी मास। अब इतना बड़ा है, जनरली दो बॉडी जो होते हैं बाइनरी सिस्टम, वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, लेकिन एक अगर बहुत बड़ा है तो इसको हम रेस्ट पे एज्यूम कर सकते हैं, रेस्ट पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया है। m2 kg रिवॉल्विंग, कंसीडर स्टार ऑफ मास m2 kg, ये m2 नहीं, इसको मैंने m1 लिया है जो कि हैवी मास है, आगे लिखा हुआ है m2 kg इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड स्टार ऑफ मास m1 kg, सो दिस इज m1 kg,
ठीक है, जो कि हैवी मास है और ये इसको हम रेस्ट पे माने। क्यों माने हैं? क्योंकि उन्होंने बोला है m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। यही हम मान के चलते हैं जब हम सन के अराउंड अर्थ को घुमा रहे होते हैं या कोई और प्लैनेट को घुमा रहे होते हैं या किसी सैटेलाइट को घुमा रहे होते हैं, तो हम यही बोलते हैं ना कि सन जो है रेस्ट पे है, लेकिन सब कुछ कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा होता है। क्योंकि एक मास को बहुत बड़ा अगर कर दो तो आप बड़े वाले मास के अराउंड मोशन मान सकते हो, ठीक है। और रिड्यूस मास के भी कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, आप जब लिखोगे तो कॉमन मास जब लिखोगे एक को बड़ा तो वहां भी वो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो द हेवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स, ये बोला है द हेवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम द लाइटर स्टार एट ए कांस्टेंट रेट गामा केजी पर सेकेंड इन दिस ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। देयर इज नॉट अदर लॉस, देयर इज नॉट अदर लॉस ऑफ मास, कोई और लॉस नहीं है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके सेंटर से किसी दूरी पे एक m2 मास है जो कि मास लूज कर रहा है और यहाँ से हमेशा dm मास जो है इस पे गिर रहा है और dm बाई dt जो इधर ट्रेवल कर रहा है वो गामा kg पर सेकेंड से कर रहा है, ठीक है, गामा kg पर सेकेंड से कर रहा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ए स्टार इज r, देन इट्स रिलेटिव रेट ऑफ चेंज, r का रिलेटिव रेट ऑफ चेंज, यानी ये अगर r है तो क्वेश्चन में पूछा है 1/r dr बाई dt क्या है, ये पूछा है जेई ने। इस गिवन बाय, उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में पूछा गया है कि कैसे होगा। अब इस सवाल के बारे में कुछ मजेदार बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जब हम फोर्सेज लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें हम r यूज करते हैं, ठीक है, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने गामा जो लिखा है, गामा भी ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चे जब कैलकुलेशन करेंगे, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आर और गामा को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होंगे और काट वाट दिए होंगे दोनों साइड। तो ये गलती कुछ लोगों से हो सकती है कि हुई हो, फ्यू स्टूडेंट्स वुड हैव मेड दिस मिस्टेक। तो इसके लिए गामा को कुछ और बनाते समय एज्यूम कर लेना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा बात, कुछ बच्चों के मन में ये आया होगा, अरे ये कौन सा मैकेनिज्म है, इधर से मास उधर जा रहा है, कैसे जा रहा है? मतलब कि इन्होंने बताया नहीं कि क्या हो रहा है। मतलब कि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसी बॉडी से मास निकल रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है और उस बॉडी की तरफ जा रहा है, यानी और कोई इंटरेक्शन नहीं है आइसोलेशन में। अब मास हट कैसे जा रहा है, मास ब्रेक कैसे हो रहा है, इधर जा रहा है। तो काफी बच्चों के लिए एक ऐसा सा लगा कि यार ये इस तरह का तो नहीं बताया था सर ने कभी कि ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है, ये सिचुएशन है, ये मान लो, कोई मासेज लॉस नहीं कर रहे हैं, जो निकल रहे हैं वो इधर जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन से थोड़ा इनका फील नहीं आया करते समय, जब सवाल सामने आया तो उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगा ये सवाल, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बारे में एक और खास बात है, ये जो रेशियो आ रहा है सॉल्व करके, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये रेशियो जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और जेई ने कोई ऑप्शन पॉजिटिव नहीं दिया है, ठीक है। तो ये एक सवाल एम्बिगुअस जा रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं इसका आंसर ये आता है, बी आता है। मैं आगे एक्सप्लेनेशन है, मैं दिखा देता हूं कैसे बनाया है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और इन्होंने निगेटिव दे रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि गामा जो है को हम पॉजिटिव निगेटिव में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गामा जो है वो लग रहा है कि पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है द हैवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम लाइटर स्टार एट ए कांस्टेंट रेट गामा केजी पर सेकंड। तो गामा लुक्स लाइक ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसा नहीं है कि गामा विथ साइन है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट भी देना गलत है। पर क्योंकि जेई ने चारों ऑप्शंस निगेटिव ही दिए थे, तो आई एम एफ्रेड कि वो इसको बोनस करेंगे, लेकिन चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि दो बॉडीज हैं उन्हीं के बीच में फोर्सेज लग रहा है। आप सेंटर ऑफ मास से भी अगर देखो तो सेंटर ऑफ मास लेट से कि यहाँ कहीं है COM, ठीक है, और ये दूरी जो है लेट से x है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m2 r अपॉन m1 प्लस m2। अब बताओ कि यहां से अगर मास इस पे जा रहा होगा और
यहां से अगर मास इस पे जा रहा होगा तो यानी m2 घट रहा है, m2 इज रिड्यूसिंग, m1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये घट रहा है, ये वाला सिस्टम ओवरऑल जो है सेम रह रहा है, क्योंकि m1 प्लस m2 है तो ये तो सेम रह रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं, ये घट रहा है और पोजीशन सेम रहना चाहिए सेंटर ऑफ मास का। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रहना चाहिए, m2 घट रहा है तो r को तो बढ़ना पड़ेगा, तो 1/r dr by dt शुड इंक्रीज, बट सारे ऑप्शंस निगेटिव में है। बनेगा कैसे वो मैं दिखा देता हूं, उसमें भी पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर dm2 by dt को आप निगेटिव गामा नहीं लिखोगे तो वो गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ये सिचुएशन दिखा रखी है, ठीक है, जहां पे m1 को रेस्ट पे रखा है, m2 जो है इसके अराउंड घूम रहा है और फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा gm1 m2 by r स्क्वायर m2 v स्क्वायर by r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2 अबाउट m1, m1 को रेस्ट पे मान लिए, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखे, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हुई ये वाली, ठीक है, और mvr लिखा गया है। तो मास mvr, तो ये वेलोसिटी और r सेकेंड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखे। तो ये हो गया L2 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अब किए तो इसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये टर्म है। स्क्वायर इसलिए किया है कि आपको डिफरेंशिएशन के टाइम जो है रूट वूट के साथ न खेलना पड़े, इसलिए बस किया है, ठीक है। इसको इसका डिफरेंशिएशन करना था, इसमें आप तीन पार्ट में अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। m1 को भी वेरिंग मान सकते हो, m2 को भी वेरिंग मान सकते हो, r को भी वेरिंग मान सकते हो। मैंने क्या किया है, gm1 को बाहर निकाल लिया है, तो ये मत सोचिएगा मैंने कुछ ऐसे मेरे से गलती हो गई। मैंने क्या किया है, m1 को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया है क्योंकि वो बहुत हेवी सा मास है। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, अंत में जाकर के आप वैल्यूज चेंज करना, मतलब कि जो एजम्पशन बोला गया है m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 वो लगाना, उससे भी वही रिजल्ट आ रहा है। मैंने करके देखा है, उससे भी वही आ रहा है। अब इसको सॉल्व किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये रिजल्ट आ रहा है dm2 by dt। इसको कुछ लोग जो है गामा लिख रहे हैं, लेकिन इसको माइनस गामा लिखेंगे ना भाई, क्योंकि m2 का मास तो कम हो रहा है। तो नोट एज्यूमिंग m1, यहाँ m1 टू बी कांस्टेंट सिंस m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो dr by dt m2 स्क्वायर माइनस r 2m गामा, ठीक है। तो 1/r dr by dt, ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने भी माइनस किया हुआ है, लेकिन ये देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस, दिस कम्स आउट टू बी प्लस, ये प्लस आएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो या तो बी देगा और बोनस करना चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन देखते हैं जेई क्या करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब हमारे पास जो है अब अलग तरह का सवाल आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्चुनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आई थी, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं थे। एक था वेब ऑप्टिक्स का सवाल जो थोड़ा डिफिकल्ट था, वाईडीएससी का सवाल था, बाकी ठीक ठीक सवाल थे, अच्छे सवाल थे जो बन रहे थे, तो मतलब थोड़ा रिलीफ था, ठीक है। वैसे सवाल काफी अच्छे हैं, देखते हैं। तो बोला गया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 10 to the power -8 कूलम is kept at a distance 20 centimeter from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 centimeter। यानी एक स्फीयर था, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे एक चार्ज क्यू कुछ रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये दूरी 20 दे रखी है, ठीक है। इसका रेडियस 10 दे रखा है। अभी तक का सिचुएशन ये है, द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड, ठीक है। तो अब ग्राउंड कर दिया जाता है। अभी पहले तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्जेज आए होंगे पहले, तो यहाँ कुछ माइनस आया होगा, इधर कुछ पॉजिटिव आया होगा, ठीक है। और पहले सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, इस दोनों के कारण फील्ड एट ऑल इनसाइड पॉइंट वुड बी कमिंग जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड विद इन द कंडक्टर कम्स आउट टू बी जीरो। और कंडक्टर का बॉडी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो क्योंकि इन दोनों का फील्ड का सम जीरो है, तो इन दोनों का पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर निकाल देते हो तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कंडक्टर होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है,
तो अगर आपको इसका पोटेंशियल निकालना था तो Q का आप यहाँ पोटेंशियल निकाल दीजिएगा, KQ/R, R को 20 लीजिएगा तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, और जो इंड्यूस चार्ज जाएंगे उनके कारण पोटेंशियल सेंटर पे 0 हो जाना है, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है इंड्यूस चार्जेस, तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाना है। तो आपको इनिशियली पोटेंशियल इन दोनों के कारण क्या था वो मिल गया। अब क्या बोला गया है भाई, अब इसके बाद बोला गया कि अर्थ कर दिया, भाई अर्थ कर दिया। अभी भी ये है, यहाँ पे Q चार्ज रखा गया है और अर्थ कर दिया गया है। The sphere is then grounded and the charge on the sphere is measured। अब चार्ज ऑन स्फीयर मेजर किया गया है कि अब जो है इस पे तो कुछ चार्ज हो सकता है भाई, ये Q है, यहाँ पे कोई चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q लेट से। अब इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होना है, वो 0 होना है, ठीक है, वो 0 होना है। तो अभी भी आपको पता है इसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल आप निकाल लीजिएगा क्या है, ठीक है, इसके कारण आप सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लीजिएगा क्या है, ठीक है। अब कंडक्टर जो है वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब इन दोनों का पोटेंशियल जो है, इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसका सम जो है 0 है, पूरा कंडक्टर ही इक्विपोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल का हो गया, तो इन दोनों के कारण आप यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं सेंटर पे, तो Q की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब KQ रेडियस R प्लस KQ स्मॉल r इज इक्वल टू 0 होना है, जहां r रेडियस है और ये जो है 20 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। तो द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे, यानी ग्राउंडिंग अब रिमूव कर दिया गया, यानी इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको फर्दर 10 सेंटीमीटर मूव कर देते हैं। अब ग्राउंडिंग हटाने से क्या होगा, ग्राउंडिंग आपने हटा दिया भाई, आप ग्राउंडिंग हटा दिए, उससे क्या हुआ, चार्जेस जो आ गए इसके बॉडी पे वो तो रह ही जाएंगे, बस आप यहां चले गए, तो अब ये प्लस ये का पोटेंशियल जो आएगा वो पोटेंशियल हो जाएगा नेट पोटेंशियल, बस पोटेंशियल अब 0 नहीं होगा, कुछ और पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अगर यही होता तब तो पोटेंशियल 0 आ जाता। ये शायद कि यहाँ पे बोला गया है, एक बार देख लेते हैं, द ग्राउंडिंग इज देन removed and the subsequently the point charge is moved by a distance 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी 20 पे था और फर्दर 10 सेंटीमीटर और मूव कर दिया गया स्फीयर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, टेकिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दिए, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये पूछा गया है। बिफोर ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, मैंने निकालना सिखा दिया कि कैसे निकालेंगे, इंड्यूस का नहीं आएगा, इसके कारण सेंटर पे निकाल देंगे, KQ/R आ जाएगा। पहले का आंसर तो KQ/R है, जहां पे R की वैल्यू 20 है। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग, इन दोनों का पोटेंशियल 0 कीजिएगा, इससे Q की वैल्यू निकल जाएगी, ये भी पता कर लिया। आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर, जो यहाँ चार्ज आया था वही चार्ज यहाँ भी होगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर ग्राउंडिंग रिमूव कर दिए तो चार्ज तो ट्रैप हो चुका है, अब उसके पास कोई मीडियम प्रोसेस नहीं है कि वो इधर उधर हो जाए, तो वो तो वही होगा। हाँ, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ, तो सरफेस पे चार्ज तो वही रहेगा। द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, अब फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या आएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस के स्मॉल क्यू बाय ये जो आर था आर प्लस 10, क्योंकि 10 आपने फर्दर मूव कर दिया। ये शायद मैंने जब बनाया है तो शायद 10 नहीं लिया है, देख लेते हैं क्या किया है मैंने, ठीक है। तो द पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एट एनी पॉइंट KQ/20, इसको 450 वोल्ट, पहला ऑप्शन सही आ गया, ठीक है। सिंस कंडक्टर इज अर्थ पोटेंशियल मस्ट बी 0, तो KQ/R प्लस KQ/20 पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ सेंटर एट सरफेस इज 0, तो इससे Q की वैल्यू -5 × 10⁻⁹ आ गई। आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द सरफेस विल रिमेन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइनल पोटेंशियल जो है यहाँ पे जो किया हुआ है ये के Q/R प्लस 450 द पोटेंशियल, ये जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है, ये वाला, इसमें मैंने ये नहीं लिया है कि इसको फर्दर मूव किया गया, तो देख लेते हैं कि फर्दर मूव करने से क्या हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है ना कि 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे मूव किया गया है, तो अब नया पोटेंशियल जो आएगा वो कैसे आएगा, वो लिखेंगे हम कि Q की जगह पे क्या लिखेंगे, -5 × 10⁻⁹ अपॉन
रेडियस तो 10 ही है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे k, और ये जो चार्ज था जो बाहर रखा गया था उसकी वैल्यू क्या दी है, 10 टू द पावर माइनस 8 दी है, तो 10 टू द पावर माइनस 8 लिखा, ठीक है, के क्यू बाई आर, आर जो है यहाँ 30 हो जाएगा ना, 20 नहीं है यहाँ 30 है, सॉरी, ये इज मूव्ड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू इन लोगों ने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बोली है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कहीं आंसर मैच कर रहा हो। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये गया, तो ये बच गया, ये हो गया 2, तो ये बच्चा 5/2, ऊपर में जाओगे तो 1/2 बच गया है, ऊपर जाएगा तो 100/2, ये 50 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कटा कि 10 टू द पावर 9, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 9 भी था ना, यहाँ 9 भी था, तो 9 5 जा 45, 450 तो इसका खुद का हो गया, ठीक है, ये मैंने नहीं लिया था। एक बार देखते हैं, के का 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 9 9 गया, और यहाँ पे 9 पहले से 5 1/2 हो गया, ठीक है, 100 ऊपर गया तो 900 हो जाएगा, 900/2 450 हुआ। और ये देखते हैं तो यहाँ पे एक 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो ये 90 हो गया ऊपर कटकुटा के, और ये एक जीरो हटा दो, जीरो हटा दिया, ये 3 2 हुआ, और ये 200, यानी 200 जोड़ दो, तो ये यार 650 आ रहा है। तो एनीवेज मैंने इसको सेम लिख दिया था कि बीसी पे है, लेकिन वो नहीं होकर के 300 दिया हुआ है, तो एनीवेज ये तो गलत हो ही गया, ये सही ऑप्शन है, ठीक है, तो तीनों बना करके मैंने दिखा दिया। तो वो कैसे बनेगा समझिए, इसको मैंने शायद बनाते समय ये ले लिया है कि वो सेम पॉइंट पे है और अर्थिंग हटा दिए तो क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल 0 लिख दिया है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इसका तो पोटेंशियल आएगा और इसका पोटेंशियल जो आ रहा है वो 200 आ रहा है, ये 450 नहीं 200 आ रहा है, तो ये -450, ये 450, अच्छा यहाँ पे कुछ निगेटिव है ना, सॉरी, ये -450 होगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और ये 200 है, तो ये 650 नहीं हो करके ये हो रहा है -450 और 200 -250 वोल्ट, ये हो रहा है, 300 नहीं आ रहा है, -250 वोल्ट हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या किया था मैंने, 450 ही ले लिया था कि वही पॉइंट पे है, लेकिन वो नहीं, उसको 10 सेंटीमीटर फर्दर मूव किया गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो है ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का एक सवाल था, तो उसको देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। इससे पहले वाला मैंने ग्रेविटेशन मैंने मार्क किया या नहीं, ये नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैट था, दिस वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये मॉडरेट में जाएगा क्योंकि बहुत कुछ करना था, डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि जनरल कन्वेंशनल जो क्लास बुक थ्योरी होती है उस पे बेस्ड सवाल था, तो डिफिकल्ट तो नहीं था। आगे आते हैं हम लोग, ये जो है आपकी फिर से ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स का है, जिसको रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कह सकते हैं, और ये भी मॉडरेट डिफिकल्टी की सवाल है, आसान से मॉडरेट है ये। तो ये सवाल देखते हैं, टू आइडेंटिकल कनकेव मिरर्स, ठीक है, दो आइडेंटिकल कनकेव मिरर दिए गए हैं, ईच ऑफ फोकल लेंथ f आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन स्कीमेटिक डायग्राम, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, द फोकल लेंथ f इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर, जो फोकल लेंथ है इनका वो इनके साइज से काफी बड़ा है, ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 इज केप्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, यानी ये जो है बीच में रखा है ग्लास स्लैब को और उसका थिकनेस कुछ t है, एंड परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, ए मोनोक्रोमैटिक पॉइंट लाइट सोर्स s इज एम्बेडेड एट द सेंटर, तो इसमें एक पॉइंट सोर्स डाला गया है s एम्बेडेड एट द सेंटर of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram, for the image to be formed on s, image अगर s पे ही बने
तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस बिटवीन द टू मिरर्स इज आर करेक्ट। ठीक है, तो क्या सिचुएशन होना चाहिए डिस्टेंसेस बिटवीन द मिरर्स जिसके लिए ये सिचुएशन सही हो जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर को थोड़ी देर के लिए अगर हम डी कह दें, लेट्स कॉल इट डी, थिकनेस को टी कह दूं, तो कब कब ऐसा हो सकता है कि इमेज एस पे ही बन जाए। पहली बात तो यह है कि अगर मिरर को ऐसा लगा, मिरर को क्या लगा, ऐसा लगा कि रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तब इमेज वहीं बन जाएगा, केस 1। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये t/2 है, ये वाला कितना है, ये भाई t/2 है। अब मिरर कहाँ है, एयर में है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक डेंसर मीडियम में है। तो जब रेयर मीडियम से व्यू करते हैं डेंसर मीडियम में, तो अपरेंट डेप्थ कम होता है। तो ये जो t/2 है, तो t/2 डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा, ये हो गया ये। और ये वाला जो दूरी है ये कितना हो जाएगा, d माइनस सॉरी d-t ना, तो d माइनस ये d माइनस टी होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये टोटल तो d है, ये t माइनस कर दिए, तो ये वाला जो दूरी बचा ये d माइनस t/2 है। तो ये हुआ, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, यानी किसके बराबर हो जाना चाहिए, या 2f। ये कंडीशन तो ये हो गया, इससे सॉल्व कर लेंगे, इससे एक आंसर आएगा। यही किया हुआ है, नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि भाई यहां से लाइट निकले, यहां से लाइट निकले और ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे कि ये फोकस से आ रहा है, एफ से आ रहा है। ठीक है, अब एफ से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टक्कर के बाद, मतलब कहीं से भी आ रहा है, इस पे फोकस से अगर लाइट लगेगा आते हुए तो वो टक्कर करके पैरेलल बीम बन जाएगा, पैरेलल बीम बन जाएगा तो अनडेविएटेड जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा तो क्या होगा, फिर कहां आएगा, यहां से पैरेलल बीम, इस पे पैरेलल बीम गिर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से उसको फोकस पे आना पड़ेगा, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे फोकस पे आना पड़ेगा। तो दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, t/2 म्यू प्लस d माइनस t/2 इज इक्वल टू एफ। यही दो कंडीशन हो जाएंगी, इन दोनों से बन जाएगा। मैं देखता हूं सॉल्यूशन, आपको नेक्स्ट पेज में बताया हुआ है। तो पहला तो ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट लाइज ऑन सीओसी, पहला केस में क्या है, ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर सीओसी। तो ये लिखा, इसको 2f के बराबर कर दिया, इसको सॉल्व किया, इससे आ गया। दूसरे में क्या किया, फोकस पे लिया, ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन फोकस। दोनों कंडीशन को मैंने आपको पिछले में बता दिया। पहले में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और अगर फोकस पे है तो पैरेलल बीम निकला, यहाँ फोकस पे अगर होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो गया, इस पे टक्कर हुआ, इस पे टक्कर हुआ तो कहाँ आएगा, फोकस पे आएगा। अब दोनों जो है आइडेंटिकल सिमेट्रिकल से है मिरर्स, तो इस पे अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल हो रहा है, तो पैरेलल जाएगा उधर से तो फोकस पे मिलेगा। तो ये भी काफी अच्छा सा क्यूट सा प्रॉब्लम था, इंटरेस्टिंग वन, पर डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, ये आप करते हो कि कब किस केस में ऐसा हो जाएगा, तो पैरेलल वाले रेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बहुत कॉमन सा चीज है जो आप लोग कई बार किए होंगे। तो वी आर डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये फिर इलेक्ट्रोस्टैट का एक सवाल था। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये इजी है, ठीक है, इसमें बच्चा क्या गलती करता है कि इसके कारण जो फील्ड है ना, इसके कारण इसको लिख देता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं भाई, इसके कारण फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसके भी कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और वो दोनों जुड़ के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जिन बच्चों ने प्लेट के कारण जो एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही चार्ज है, एक ही सिग्मा बोला गया है, या तो दोनों पे इक्वल इक्वल लो तो सिग्मा बाय 2 हो जाएगा इनर आउटर पे। ठीक है, तो उसके लिए भी फील्ड जो है एक्चुअली क्या होगा, जब आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा तो दोनों पे आ रहा होगा, तो वो सिग्मा जो है वो सिग्मा बाय 2 हो गया होगा। तो फील्ड जो है इसके लिए
इस इंडिविजुअल सिंगल प्लेट के कारण सिग्मा बाय सिंगल प्लेट के कारण क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। ठीक है, तो जो बच्चों ने ये गलती किया होगा उनसे गलती हुई होगी, कुछ बच्चों ने किया होगा। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ लोगों ने किया है तो उनको लग रहा होगा कि ऐसी गलती होती है। ठीक है, कोई बात नहीं अगर हुई है तो। अब बाकी सवाल काफी आसान था, तो ये सवाल देखते हैं क्या था। 6 infinitely large thin non-conducting sheets are fixed in configuration 1 and 2। दो कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं 6 प्लेट्स का, जिसमें अलग-अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दे रखा है as shown in figure। The sheets carry uniform surface charge densities which are indicated in terms of sigma naught। The separation between any two consecutive sheet is 1 micrometer। The various regions between the sheets are denoted by 1, 2, 3, 4, 5। If sigma naught is 9 microcoulomb per meter square, then which of the following statement is are correct? ठीक है, take permittivity of free space epsilon naught 9 into 10 to the power minus 12 per meter। तो ये दो रीजन्स है, इसको मैं आगे जो है इसके कारण हर रीजन में जो फील्ड आ रहा है वो मैंने बना लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले में बोला है रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो 4 में देखते हैं, 4 में 4 ये वाला रीजन है, इसके लेफ्ट में अगर जाओ तो राइट में जाओ तो एक प्लस एक माइनस है, वो दोनों तो कैंसिल कर दिए होंगे। इधर आओ तो यहाँ माइनस है, इधर आया प्लस, इधर आया कैंसिल, ये माइनस इधर आया प्लस इधर आया कैंसिल, हाँ 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली हर केस का लिख दिया हूँ, इसमें मैंने हर केस का फील्ड लिख दिया है। दूसरा ऑप्शन बोला इन रीजन 3 द कॉन्फ़िगरेशन 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इसका भी मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट पेज में मैं दिखा दे रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज, कैसे फील्ड अगर आपने लिख लिया तो फील्ड इनटू डिस्टेंस ई डी ई डी ई डी ई डी करते जाएंगे। ई अगर इधर जा रहा है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, उल्टा आ रहा है उधर से आ रहा है तो आप हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। उसको बस ध्यान में रखना था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सीट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। तो ये दोनों ऑप्शंस चेक कर लेते, इसमें बस ई ऑप्शन आ रहा था, बाकी नहीं आ रहा था, इसीलिए ये थोड़ा सा मजेदार था। मल्टीपल चॉइस में एक ही ऑप्शन मार्क करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे फील्ड जो है इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जुड़ के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखते हैं इन सब के कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कैंसिल 0 हो रहा होगा, इसके कारण 0 हो रहा होगा। यहाँ पे 2 पे आते हैं तो 2 पे माइनस प्लस इसके कारण 0 हो रहा होगा, प्लस माइनस इसके कारण 0, प्लस माइनस इसके कारण 0। ठीक है, रीजन 3 में देखते हैं, प्लस माइनस के कारण 0, प्लस माइनस के कारण 0, प्लस माइनस के कारण 0। रीजन 3 में भी 0 हो रहा है। रीजन 4 में तो 0 मैंने एक्सप्लेन किया ही। रीजन 4 में कैसे 0 हो रहा है, इसके और इसके कारण फील्ड जो है अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर इसके इसके इस साइड से देखोगे, इन दोनों के कारण जो इसके राइट में है उनके कारण फील्ड 0, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बना रहे हैं। मैं एक बार ये दिखाता हूँ, ये प्लस था ये माइनस था, इसके कारण एक के कारण इधर जाएगा, एक के कारण इधर जाएगा तो फील्ड 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब इसके लेफ्ट में जाओगे तो ये इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये कैंसिल, इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी हर रीजन का फील्ड लिख दिया है, तो हर रीजन का फील्ड लिख लिया है तो आपको किस रीजन में कितना फील्ड है वो पता चल गया। कैसे निकलेगा वो आपको बता दिया। अब जो पोटेंशियल लिखना था वो सी ऑप्शन को मैंने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी लिखा है, 2d लिखा है। क्यों? क्योंकि अब देखो इस रीजन में तो फील्ड ही नहीं है, तो पहला और आखिरी में जाना है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ये जो है मैच नहीं कर रहा था। फिर इसका जो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, तो ये दोनों तो कैंसिल हुए भाई। ठीक है, ये भी इधर, यानी दो रीजन है, सब में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, लेकिन दो रीजन है उधर वाले और 3 रीजन है इधर वाले, तो फील्ड कैंसिल होके 0 तो होगा नहीं, तो ये नॉन जीरो आ रहा है। तो काफी आसान सा था, मतलब कि इसको सॉल्व भी नहीं करना था, आसानी से आप लिखते इंटरप्रेट करते तो बन जाता ये वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दिस वाज समथिंग फ्रॉम कार्नोट साइकिल, तो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था। दिस वाज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स
और ये मॉडरेट डिफिकल्टी का सवाल था। ठीक है, ये मॉडरेट डिफिकल्टी का सवाल था। इसमें क्या है, एक हीट इंजन को यूज किया गया और एक कार्नोट इंजन को यूज, मतलब हीट इंजन और हीट पंप दोनों को यूज किया गया, यानी कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट रिवर्स साइकिल, दोनों के एक्सप्रेशन, दोनों की एफिशिएंसी को यूज करके ये सवाल बनाया गया। सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है। ये जेई ने यहाँ पे क्या किया, किनको तंग किया है? उनको तंग किया है जिनको रेफ्रिजरेटर नहीं पता है, जिनको हीट पंप नहीं पता है, जिन्होंने देखा कि हीट पंप पे सवाल पिछले 4 साल 5 साल में नहीं आए हैं, तो उसको छोड़ दो। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सप्रेशन नहीं पता है, ठीक है? उनको यहाँ पे जेई ने फंसाया है। बच्चे कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं और हीट पंप को छोड़ देते हैं, तो वहां पे लोग फंसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इस सवाल को। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ a hot reservoir kept at a temperature of 1000 केल्विन, यानी सोर्स और सिंक होती है, तो सोर्स जो है 1000 केल्विन पे है और इफिशियंसी 0.4 है। ये कार्नोट साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर से 150 जूल का हीट निकालता है। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंजन इज बीइंग फुल्ली, यानी ये जो इंजन जो वर्क कर रहा है, वो पूरा का पूरा वर्क जो है इज यूज टू रन अ हीट पंप, यानी एक हीट इंजन जो काम कर रहा है, वो काम से क्या करवाया जा रहा है, कौन किस पे काम करवाया जा रहा है, हीट पंप पे से। यानी आप मान लो कि एक हीट इंजन जो था, ठीक है, वैसे तो गाड़ी वाड़ी रैंकिन साइकिल पे चलता है, लेकिन मान लो कि कार्नोट साइकिल पे चल रहा है, तो उसका जो वर्क डन हुआ, उसमें जो गैस का एक्सपेंशन हुआ, वो जो वर्क डन है, वो कहाँ यूज हो रहा है, आपके रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को कंप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। यानी हीट इंजन का जो वर्क डन है, वो आप एक रेफ्रिजरेटर में या हीट पंप में यूज कर रहे हो। तो विच हैज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी सीओपी की वैल्यू दी है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10, आपको नहीं पता है तो आप फंसोगे यहाँ। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं पता है, कुछ बच्चे देखते ही छोड़े होंगे कि अरे भाई सीओपी पूछ दिया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कुछ बच्चे हीट पंप का नाम सुन के पढ़े छोड़ दिए होंगे कि भैया हम तो रेफ्रिजरेटर पढ़े हैं, हीट पंप क्या। तो अगर नहीं पता है तो वहां बच्चे फंसे होंगे इस सवाल में। The hot reservoir of the heat pump is at a temperature 300 Kelvin. यहाँ पे hot and cold body के temperature होते हैं. Which of the following statement is are true? The work extracted by the Carnot engine is 60 joule. तो work कितना Carnot engine extract करता है वो देखना है. The temperature of the cold reservoir of the Carnot engine, तो पहला ही वाला Carnot engine था, उसका hot source का temperature 1000 था, sink का 600 है. ये पूछ रहा है कि नहीं है. The temperature of the cold reservoir of heat pump, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जो होता है रेफ्रिजरेटर में, उसमें कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 270 बोल रहा है। द हीट सप्लाइड बाय द हॉट रिजर्वायर टू द हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है, इसका देखते हैं। पहले कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी 0.4 रखी है, इसको हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक तो टेम्परेचर के टर्म में कार्नोट साइकिल आपको पता है, ऐसे वाला आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, ये वाला, इससे हम लोग रेशियो निकालते हैं। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है 1 माइनस टी लोअर टेम्परेचर दैट इज सिंक बाई टी हायर टेम्परेचर दैट इज सोर्स। अब टी लोअर टेम्परेचर, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो टी लोअर की वैल्यू जो है 600 केल्विन आ जाती है, जो कि एक ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी था। अब जो है इफिशियंसी को हम वर्क डन बाय हीट सप्लाइड भी कहते हैं। हीट सप्लाइड 150 दे रखा है, तो इससे वर्क डन 60 जूल आया, तो आपको 60 जूल वाला भी ऑप्शन मिल गया कि भैया कार्नोट इंजन में कितना वर्क डन मिल रहा है, वो भी मिल गया। अब ये पूरा का पूरा वर्क डन कहाँ यूज हो रहा है, हीट पंप में यूज हो रहा है। हीट पंप वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है TH अपॉन TH माइनस TC है। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। टी हाई टेम्परेचर 300, 300 माइनस TC, इसको सॉल्व करके TC की वैल्यू 270 आई। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को फर्स्ट लॉ से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आउट, जो कि क्यू निकलेगा, जो हीट इंजन से क्यू आउट निकलेगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो क्यू आउट बाय वर्क डन 600 जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस आपके चेक हो गए। ए बी सी डी ऑप्शन जो है वो 540 दिया हुआ है, तो वो नहीं हो रहा है। ए बी सी तीनों हो गए। ठीक है,
तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था, ये अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों ने सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट दोनों खत्म कर लिए हैं। अब सरप्राइजिंगली बाकी जितने सवाल हैं 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं और रिमेनिंग 8 क्वेश्चन सारे के सारे इंटीजर्स है। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास फिर से एक सवाल है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कह देंगे। ये सवाल भी मैं एम्बिग्यूअस कह रहा हूं, ठीक है। अब हो सकता है जेई इसका आंसर जो आ रहा है वही दे, ठीक है, लेकिन क्यों एम्बिग्यूटी है वो मैं आपको समझाऊंगा और जेई क्या किस बुनियाद पे इस सवाल का करेक्ट आंसर दे सकता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यहां बहुत ध्यान से देखने वाली बात क्या है, कंडक्टिंग बोला गया है। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m कैरीज ए चार्ज q, ठीक है। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, चार्ज q कैरी करता है। द स्फीयर इज रोटेटिंग, द स्फीयर इज रोटेटिंग about an axis passing through its center with a uniform angular speed omega। तो किसी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, यानी ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट किसी ओमेगा से घूम रहा है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम q/2m, मतलब जो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यही बोला है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट to angular momentum about same axis is given by alpha q/2m, the value of alpha is। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं भाई, रेशियो जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का वो q/2m होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो अल्फा को सीधे 1 लिख दिया होगा, ठीक है। अब जेई ने ये सवाल बनाया क्यों? जेई ने बोला कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे बॉडी में है, मास पूरे बॉडी में है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर बॉडी, और जेई कंडक्टर देके ये खेलने की कोशिश किया कि चार्ज बॉडी में ना जाए, चार्ज पूरा सरफेस पे चला जाए। तो यानी चार्ज जो है सरफेस पे आ गया, ठीक है, चार्ज सरफेस पे आ गया, जो भी चार्ज है वो सरफेस पे आ गया। अब चार्ज जो सरफेस पे आता है वो इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी से आएगा, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो वहां पे नेट चार्ज आ गया और वो सरफेस पे आया। तो अब जो रेशियो होगा वो q/2m नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चार्जेज नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्व होगा। अब जेई ने ये बनाने की कोशिश की, इसके लिए जेई ने क्या यूज किया, कंडक्टर यूज किया, ताकि बच्चे अल्फा को 1 लिखे और वो उनको माइनस या 0 जो भी इस केस में वो हो जाए। तो जेई ने ये किया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई कि कंडक्टर अगर आ गया, ठीक है, चार्जेज आए, अब कंडक्टर में तो चार्जेज का फ्री मोशन हो सकता है, तो वो अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द फ्रेम ऑफ द स्फीयर भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, और ये सवाल जो बना है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के बनाया गया है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। अब जेई क्या आर्ग्यूमेंट दे सकता है, जेई ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक मास जो है me वो तो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो हम जो वो फोर्स है जो लग रहा होगा mv²/r जो लग रहा होगा उसमें m बहुत छोटा है, इसलिए उस फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरफेस पे जो चार्जेज हैं वो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो जेई को ये नोट लिखना चाहिए था, या एजम्पशन, इट इज एज्यूम्ड दैट द force due to rotation experienced by charges is negligible and does not have impact on surface charges, ठीक है, और पोजीशन ऑफ सरफेस चार्जेस। ये जेई को लिखना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए थी जेई को कि द रोटेशनल इफेक्ट डज नॉट कॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस, और वी कैन एज्यूम सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल वी कैन एज्यूम दैट रोटेशन के कारण, ड्यू टू रोटेशन देयर वोंट बी एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये जेई को लिखना चाहिए था, पर जेई ने ये लिखा नहीं। तो अब मुझे पता नहीं कि वो करेंगे इसको बोनस या नहीं करेंगे, लेकिन
उन्होंने दिया नहीं। अगर ये विथ दिस एजम्पशन कि ये इफेक्ट नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को, तो एक यूनिफॉर्म सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सरफेस पे, और तब हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे, एक रिंग एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और उनका करंट लिखेंगे, ठीक है, उससे उनका मैग्नेटिक मोमेंट चार्ज इनटू जो वो रोटेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड लेकर के उनका करंट निकालेंगे। करंट निकल गया तो करंट इनटू एरिया से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम तो 2/5 mr² आई ओमेगा जो है वो लिख देंगे। तो बाकी बनना तो काफी डिफिकल्ट नहीं है, बनना आसान ही है, लेकिन एम्बिग्युइटी है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मॉडरेट में जा रहा है। मॉडरेट में इसमें इसलिए जा रहा है क्योंकि जेई का जो पर्पस था वो जेई ने क्या करा था कि कुछ बच्चों से अल्फा इज इक्वल टू 1 करवा ले, ठीक है, वो उन्होंने सक्सेसफुली करवाया है बच्चों से अल्फा इज इक्वल टू 1, और बस उनसे एक गड़बड़ी हो गई, उनको एक नोट लिखना चाहिए था इस सवाल में कि ये एजम्पशन के साथ बनाओ, तो उनका पर्पस जो है अच्छा हो जाता। वो जो चाहते थे वो उन्होंने करवा भी लिया और क्वेश्चन में भी कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहती। तो देखते हैं, बनना तो काफी आसान है। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है जो मैंने बताया था, और ये इस सर्कल में घूम रहा है, तो डी क्यू, ठीक है, और जो चार्जेस दिया हुआ है किस रेशियो में बटेगा वो लिखा, पाई आर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट लिखा, इसको इंटीग्रेट किया तो थीटा ओमेगा बाय 4 आर क्यूब डी थीटा आ रहा है। यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया तो अपना m की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। अब L क्या होगा, 2/5 mr² ओमेगा। m बाय L जो है ये थीटा नहीं, ये बेसिकली Q है, दिस इज Q, ठीक है, ये Q है, ठीक है, ये Q है। टोटल चार्ज को dq को लिखने के लिए q/4πr², 2πr d थीटा, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। 2πr तो वो सरकमफेरेंस हुआ, और थिकनेस जो है इसका, ये वाला जो थिकनेस है ये r d थीटा है, ठीक है, ये लिखा गया। ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया गया। अब इसका रेशियो लिया गया है तो वो 5/3 आ रहा है, 1.67, जो कि हो रहा है वो आंसर है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा ये अगर बनाना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, however for rotating sphere in addition to electrostatic force of repulsion there will be a force due to rotation of a sphere and then the charges configuration can't be determined। और फिर ओमेगा भी नहीं दिया हुआ है कि भैया कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिटरमाइन करना काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो जेई को एक एजम्पशन देना चाहिए था कि ये ज्यूम करके बनाइए, ठीक है। तो लेट्स सी कि जेई क्या करता है, आंसर क्या आएगा फिर देखते हैं, ठीक है, लेकिन बनेगा ऐसे विथ दैट एजम्पशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल आया, काफी मजेदार सवाल था, ठीक है। जनरली मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा कुछ करवाते नहीं है, डायरेक्ट ही होता है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करवाते हैं। यहाँ कैलकुलेशन भी करवाया और 2-3 चीजें हो रही थी साथ में, तो ये सवाल इंटरेस्टिंग बन गया, तो इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। काफी बच्चों ने इसको देखते ही छोड़ा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक के बाद दूसरा चीज हो रहा था। वैसे डिफिकल्ट नहीं था, अच्छे से हो रहा था। हाँ, बच्चों के मन में ये आ रहा था कि वर्क फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो कैसे बनाए। तो कोई आइसोलेटेड अगर एटम है जिसमें एक सिंगल एटम है, बाकी एटम्स नहीं है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन के बराबर मान सकते हैं। ये एक पॉइंट था, ये कुछ बच्चों ने ये कंफ्यूजन में भी ऊपर नीचे किया या इस सवाल को स्किप किया। अब सवाल समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन एटम है, इनिशियली एक एटम की बात की गई है, बस ये आपको दिख रहा है। इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट में है, एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1। तो एक हाइड्रोजन एटम है, H एटम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं, ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, और क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है, एंड इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन देन कंबाइंस विथ अ पोजिट्रॉन एट रेस्ट, तो यहाँ पे एक पोजिट्रॉन पड़ा हुआ है, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन जाता है और कंबाइन हो जाता है, ठीक है, क्लब हो जाता है एट रेस्ट, फॉर्म अ पोजिट्रोनियम एटम, यानी ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पोजिट्रोनियम एटम, पोजिट्रोनियम
एटम बनाते हैं, ये दोनों क्लब होकर के पॉजिट्रोनियम एटम बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बोला है। एटम, द एटम मूव्स विथ अ काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एटम खुद मूव कर रहा है किससे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। इट इज गिवन दैट पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मास जो है सेम एज इलेक्ट्रॉन है, एंड पॉजिट्रोनियम एटम कैन बी कंसीडर्ड एज वोर एटम, इसको वोर एटम कंसीडर कर सकते हैं। इन विच द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सेम मास देने से क्या होगा, रिड्यूस्ड मास, आपको पता चला कि नया रिड्यूस्ड मास क्या होगा, वो m/2 हो जाएगा, ठीक है। इन विच द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, ऐसे तो नॉर्मल में क्या होता है, न्यूक्लियस फिक्स्ड होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो हम मास जो है बस इलेक्ट्रॉन का ले रहे होते हैं, लेकिन जब इसकी एनर्जी लेंगे तो रिड्यूस्ड मास लिखेंगे, रिड्यूस्ड मास लिखेंगे और वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, जो इस केस में m/2 हो जाएगा। कंसीडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग होल प्रोसेस, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन होल प्रोसेस, द डिफरेंस बिटवीन टू फोटोन एनर्जीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन दैट, इसमें हाँ इसमें लिखा नहीं है, हाँ इसमें लिखा है यहाँ, positron atom in its ground state and simultaneously emit a photon of frequency nu2, यानी इससे एक फोटोन भी इमिट हो रहा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, nu2 है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी nu2 है, तो ये एक फोटोन भी इमिट कर रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, एक फोटोन गिरा एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम पे, उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इसका वर्क फंक्शन नहीं दिया हुआ, वर्क फंक्शन क्या ले लेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कंज्यूम किया और बाकी लेकर के निकला होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी से, और ये किसके साथ जाके क्लब हो रहा है, एक पोजिट्रॉन पड़ा हुआ है उसके साथ, और क्या बना रहा है, पोजिट्रोनियम एटम बना रहा है, जिसको वोर एटम जैसा ट्रीट कर सकते हैं, तो उसकी एनर्जी भी वोर एटम जैसा लिखेंगे, बस एक रिड्यूस्ड मास का, मास की जगह रिड्यूस्ड मास आएगा जो कि m/2 हो जाएगा। और वो पोजिट्रोनियम एटम किस इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा है, और इन एडिशन एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन के लिए एक फोटोन भी रिलीज हुआ है, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी nu2 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, कंसीडरिंग नो अदर एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोटोन एनर्जी, जो एक यहाँ पे आया था और यहाँ वाला जो फोटोन है उसकी एनर्जी में डिफरेंस बताना। तो कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी को वर्क फंक्शन लिख सकते हैं ये पता होना चाहिए, और ये सवाल बन जाएगा। तो काफी कुछ पता होना चाहिए तभी बनेगा। तो काफी बच्चे इसको, इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो छोड़ दिया, लेकिन स्मूथ सा सवाल है, बन रहा है। देखते हैं, तो ये रिड्यूस्ड मास मैंने लिख दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, ठीक है। अब देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Hν1, जो आपने फोटोन की एनर्जी दी, ठीक है, 13.6 प्लस 10, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इतने से निकला है, तो आपने जो दिए दिए प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी जो वर्क फंक्शन के बराबर है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Hν1 की वैल्यू पहले फोटोन की जो वैल्यू है जो हाइड्रोजन एटम पे गिरा है उसकी वैल्यू ये आ गई। Therefore, when compared to the energy of electron in hydrogen atom in ground state, the energy of positronium should be, positronium की एनर्जी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, क्योंकि रिड्यूस्ड मास, अब मास m/2 हो गया है, ठीक है, m/2 हो गया है, तो एनर्जी भी आधा हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 2 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एनर्जी, ठीक है, of electron in hydrogen atom, ground state energy of positonium will be 13.6 divided by 2, that is 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा। अब क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पोजिट्रोनियम में आकर के फॉर्मेशन, ये जो पोजिट्रोनियम बन रहा है, तो बनाने में कितना एनर्जी रिलीज होगा भैया, इतना बना तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा, तो इसका जो है, इसकी एनर्जी क्या है, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक तरह से सेल्फ एनर्जी है इसको, तो इसको बनाने में बन जब जाएगा ऐसा पोजिट्रोनियम एटम, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। हैज काइनेटिक एनर्जी, तो जब पोजिट्रोनियम एटम बना तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खुद पोजिट्रोनियम एटम का, और Hν2 एनर्जी इमिटेड। तो फिर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन आया था वो कितना एनर्जी रिलीज किया, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करे, क्योंकि ये रिलीज किया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
उसकी काइनेटिक एनर्जी है खुद की, और HNU2, तो HNU2 की वैल्यू 11.8 आ रही है। तो HNU1 और HNU2 का डिफरेंस जब लेंगे तो 23.6 माइनस 11.8 आएगा, जो कि 11.8 के ही बराबर आ जाएगा। तो आंसर इसका 11.8 हो रहा है। तो काफी अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ठीक है। कुछ कुछ करना था इसमें, 2-4 स्टेप्स थे, इसीलिए मैं इसको मॉडरेट में दे रहा हूं। बहुत स्मूथ सा सवाल था और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। कॉम्प्लिकेशन के नाम पे इन्होंने पीवी डायग्राम नहीं देख करके वीटी डायग्राम दिया, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम दिया। इसमें भी ये लाइन ओरिजिन से पास करी है, ये ओरिजिन से पास करी है, तो ये दोनों आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। और इस प्रोसेस के बारे में उन्होंने एडियाबेटिक खुद बोल रखा है। तो ये वाला प्रोसेस जो है YZ एंड WX आर एडियाबेटिक प्रोसेस, XY एंड ZW आर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब सिचुएशन को समझते हैं और क्या पूछा गया है वो देखते हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस बोल रखा है, तो CpCv की वैल्यू आपको पता चल गई। N moles is taken through a cycle WXYZW consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi static process, यानी स्लो प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, सारे फॉर्मूले लगेंगे as shown in the schematic diagram VT diagram. The volume of the gas at W एक्स वाई पॉइंट्स आर 64, यानी डब्ल्यू एक्स वाई पॉइंट्स पे वॉल्यूम दे रखे हैं 64, 125, 250 रिस्पेक्टिवली। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW एट पॉइंट W इज सच दैट W पे कुछ डाटा दिया गया है, टेम्परेचर कुछ ऐसा है सच दैट NRTW इज 1 जूल, NRTW की वैल्यू 1 जूल है, ठीक है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग XY इज। तो इस प्रोसेस में x से y जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें कितना हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है। तो पहले तो एक बात समझिए कि अगर ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U ऑफ द साइकिल इज 0, ठीक है। अब आपको दो प्रोसेस दिए हुए हैं, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक, उसमें फर्स्ट लॉ लगाते जाना है और आपका बन जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन ये QW दिया हुआ है, तो इसको मैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसा है नहीं कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं स्टेप वाइज कि कैसे बन रहा है। बहुत स्मूथ सा था, एकदम स्मूथली बन रहा है ये सवाल, इसमें कोई चैलेंज था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, XY इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ये हम लोगों ने, मैंने पहले ही बता दिया। तो QXY क्या होगा, जो उस प्रोसेस में जो हीट होगा वो NCP R डेल्टा T होगा, तो N 5/2 R TY माइनस TX लिख दिया। अब क्योंकि जो इससे अब TY माइनस TX हो रहा है, TY माइनस TX हो रहा है, अब आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है TY और TZ, ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर का रिलेशन होगा गामा के साथ, ठीक है। PV टू द पावर गामा होता है कांस्टेंट, और TV टू द पावर गामा माइनस 1 वो भी कांस्टेंट होता है। तो एक तो पहले आइसोबैरिक प्रोसेस अगर है तो T/V का रेशियो कांस्टेंट होगा, तो T/V लिखा है Ty/250, Tx/250, तो इसे Ty इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Tx आ गया। तो अब 2 टाइम्स ऑफ Tx आ गया तो Ty माइनस Tx किए तो Ty को 2Tx लिखेंगे तो Dx ही आ गया, 5/2 NRTX आ गया। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, Vx और Vy का Vx और Vy दिया हुआ है, TW और TX का रिलेशन निकाल रहे हैं। Vx एंड Vy दिया हुआ है, TX एंड TY का रिलेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, तो TW VW गामा माइनस 1, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस में है, W और X, तो एक बार W और X देखते हैं, ठीक है, W और X, ठीक है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन था इसलिए इसको यूज किया गया है, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। आपको पता है PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, TBV टू द पावर गामा माइनस 1 वो भी कांस्टेंट, तो उसको यूज कर रहे हैं। तो TW VW गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2x VX गामा माइनस 1, ये लिखा। इससे वैल्यूज दे रखी है वॉल्यूम की, ये लिखा। अब Tx की वैल्यू, TW के टर्म में तो TW की वैल्यू दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये वाला कहाँ गया, ये दिया हुआ है ना, NRTW इज इक्वल टू 1 जूल, ये दे रखा है, उसको यूज करेंगे। 5/2 NRTW इंटू 16/25, यहाँ पे TX जो है TW के टर्म में आ गया, TW को हम लोगों ने TX के टर्म में लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो जो यहाँ पे जो आया हुआ था ये NRTX आया था ना 5/2, तो TX और TW में रिलेशन आ गया है, TX को TW इंटू 16/25 लिख सकते थे, तो ये लिख दिया, 16/25 से मल्टीप्लाई कर दिया, TW की जगह
टी एक्स की जगह टी डब्ल्यू 16/25 लिख दिया, वो 1.6 आ रहा है। तो 1.6 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी स्मूथ सा डायरेक्ट सा सवाल था, करने पे आसानी से बन जाता था। तो मेरे को लगता है सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने इसको किया होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थे, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जेईई में। अब आगे चलते हैं। तो ये फिर ग्रेविटेशन का एक सवाल है, ये भी आसान ही सवाल में जाएगा क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें भी करना नहीं था। ग्रेविटेशन इजी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट्स हैं, एक ये और एक और ऑर्बिट है। इस पे सवाल है, मैं इसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन और ये डायग्राम को यूज करके। ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस r1। ठीक है, तो r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। A second satellite is orbiting in equatorial plane in opposite direction to the Earth's rotation at a distance r2 from the center of Earth. r1 is 1/21 times r2, यानी r2 से r1 बड़ा है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये है r1 और ये जो है किसी और प्लैनेट का ऑर्बिट दिया हुआ है r2। अब अगर ये अर्थ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ओमेगा जो है सेम होता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के सेम पॉइंट को ही हमेशा वो फोकस करता है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये इसमें घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये कैसे घूम रहा होगा, ये जो है दूसरा सैटेलाइट उसके उल्टा घूम रहा है। उन्होंने बोला है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये बोला है। और R1 R2 में रिलेशन ये वाला दे रखा है कि बहुत क्यूट सा रिलेशन दे रखा है, आपको पता चल रहा है कि 11 का स्क्वायर होने वाला है ये। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम, देखो इसमें भी काफी अच्छी बात लिखा है, एज मेजर्ड फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का फंक्शन आएगा, वो ध्यान में रखना था। ठीक है, तो डाटा भी बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, 1.21 दिया हुआ है, √3/2 का फंक्शन आता है, तो आराम से स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्यूब होगा तो 1.331 आना है, क्लियर दिख रहा है। तो बहुत स्मूथ सा सवाल था, ये सिचुएशन था। अब ये बनाए हुए हैं, ये आगे हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैंने बना दिया, यही मैंने बनाया हुआ है ऐसे करके। अब बोला गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स इन सेम सेंस एज अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज इन रेडियस r1 while second satellite is rotating in opposite sense in radius r2। सेकंड सैटेलाइट किस सेंस में रोटेट कर रहा है, अपोजिट सेंस में। फ्रॉम केपलर्स लॉ ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो इससे ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो लिखा। ठीक है, जो यहाँ आया ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 1.21 होल टू द पावर 3/2। आपको पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओमेगा 1 जो है जियो स्टेशनरी का लिख रहे हैं, जियो स्टेशनरी जो जियो स्टेशनरी था वो लिख रहे हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि सेम एज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1.1 का होल क्यूब इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 2 1.331 इंटू ओमेगा 1। ठीक है, इसको 4/3 भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व किया गया 1.33, इसको 4/3 नहीं लिखा है फिर बाद में 1.331 इंटू 22π/24। अब जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड पूछा गया, विथ रिस्पेक्ट टू जियो स्टेशनरी, अब अपोजिट सेंस में, तो 2π अपॉन ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 ये मैंने आपको बता दिया, इसको सॉल्व करके 24 अपॉन 2.331 आ रहा है। तो ये ही आपको आंसर मार्क करना था, ये आंसर हो गया 2.33, राउंड ऑफ टू सेकंड डिजिट, तो 2.33 हो जाएगा। ठीक है, बहुत कन्वेंशनल सा इजी सा सवाल था, कोई चैलेंजेस नहीं था, कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फिर समथिंग फ्रॉम अगेन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, मतलब कि इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो ये कुछ सवाल थे जिसको अगर पेपर 2 में चूज करके कर लिया जाता तो बच्चों के लिए आसानी होती। ठीक है, तो ये इजी सवाल में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स का आसान सा सवाल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The left and right compartment of a thermally isolated container of length L are separated by a conducting movable piston। यानी ये कंडक्टिंग और मूवेबल है, यानी टेम्परेचर ऑन बोथ साइड सेम होगा। टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम, दोनों साइड में सेम टेम्परेचर होंगे। ठीक है, दोनों साइड में, इस साइड और उस साइड टेम्परेचर सेम होना है। बाहर
से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्मली आइसोलेटेड है बाहर के साथ, सराउंडिंग के रिलेटिव। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट आर फिल्ड विथ, लेफ्ट में कितना है 3/2 मोल्स, ठीक है, एंड राइट में क्या है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस respectively. In left compartment, piston is attached to a spring with a spring constant K and natural length 2L/5. 2L/5 को क्या बोलेंगे 0.4L, ठीक है, 2L/5 क्या हुआ 0.4L, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द पिस्टन इज एट ए डिस्टेंस L/2. L/2 का क्या मतलब हुआ भाई 0.5L, यानी डिफरेंस इन लेंथ क्या हुआ 0.1L, 0.1L, ठीक है। डिफरेंस इन लेंथ 0.1L। अगर डिफरेंस इन लेंथ 0.1L है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है, स्प्रिंग का फोर्स आ रहा होगा, तो देयर विल बी ए स्प्रिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन दैट इज kx, x इज इक्वल टू 0.1L, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर as shown in figure under the above condition if the pressure in the right compartment is, राइट कंपार्टमेंट में प्रेशर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है KL/A अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू बोले है, कुछ नहीं बोलना है भाई, इक्विलिब्रियम लिख देना है, ठीक है। PV इक्वल टू nRT निकाल लगाना है और उससे वॉल्यूम आपको पता है, प्रेशर का रिलेशन आप लिखेंगे क्योंकि प्रेशर दोनों साइड यूज होगा, और वॉल्यूम आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, R दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर कंडक्टिंग है दोनों के लिए सेम है, तो बस आपको इस पिस्टन का इक्विलिब्रियम लिखना था, तो जो कि मैंने लिखा है, आगे मैं दिखा देता हूं कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेज लिखे हैं, एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू मैंने बता दी K इंटू एक्स वेयर एक्स वाज 0.1L, ठीक है। और ये लेफ्ट से जो प्रेशर इंटू एरिया जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और राइट से इधर की तरफ, ठीक है। अब PL और PR में एक रिलेशन निकालना है जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से निकल जाएगा। नेचुरल लेंथ 0.4L, प्रेजेंट लेंथ 0.5L, इलोंगेशन 0.1L, FBD यहाँ बना दिया। अब इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, फोर्स बैलेंस FS प्लस PR इंटू A, FS भी लेफ्ट की तरफ लग रहा है, PR इंटू A भी लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू PL इंटू A, ठीक है। तो FS, अब देखो ये जो है, बस इसका जो प्रेशर का रिलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो पे डिपेंड कर जाएगा। तो PR इंटू ए, और PL को लिख दिया 3/2 PR इंटू ए, ठीक है। ये कहां से आ गया, समझ में आ रहा है ना, PV इक्वल टू nRT, तो वॉल्यूम सेम, T सेम, R सेम, यानी N के रेशियो में, ठीक है। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो लेफ्ट वाले का नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो 3/2 टाइम्स ऑफ P राइट, वो लिख दिया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यूज डाला है, उसके बाद तो सॉल्व भी करना था, सॉल्व करके वैल्यूज डाल करके अल्फा की वैल्यू 0.2 आ रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो दिस वाज प्रीटी इजी, आसान सवाल, इनफैक्ट एक तरह से पेपर 2 का सबसे आसान सवाल यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आए हैं अच्छे और डिफिकल्ट सवाल पे। तो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट, दिस इज ऑफ वेव ऑप्टिक्स भाई, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसका कैटेगरी क्या है दोस्त, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों, डिफिकल्ट क्यों, डिफिकल्ट डुएबल है या नहीं, 100% डुएबल। डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि जो ग्लास स्लैब इन्होंने डाला वो एकदम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं डाला, उन्होंने क्या किया, एक वेज जैसा बना दिया, वेज जैसा। तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ और जो बच्चे डर गए वो छोड़ दिए, ठीक है। तो बन रहा था एकदम स्मूथली बन रहा था, और जो लेंथ है वो अलग अलग आ रही थी, मतलब कि कितना लाइट को ट्रेवल करना है, तो सिचुएशन समझ लेते। बस बोला है कि ये जो अब ओरिजिन है, वो जो पॉइंट है, जो सिमेट्रिक पॉइंट है, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, शायद वही पूछा है, तो वो देख लेते, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और नेक्स्ट बनाया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसानी से बनने वाला ही सवाल है। बस जो कन्वेंशनल हम लोग सवाल देखते रहते हैं बार 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 बार, जिसमें एक थिकनेस, कांस्टेंट थिकनेस टी का डालता है, यहाँ थिकनेस वेरी कर रही है, तो जो आप एज से एल दूरी पे हो वहां क्या थिकनेस होगी, ठीक है। और दो दो हो जाएगा क्योंकि आधा थिकनेस कुछ म्यू1 का होगा, आधा थिकनेस कुछ म्यू2 का होगा। आधा कहने का मतलब अगर थिकनेस x है तो t-x दूसरे का होगा, तो वो थोड़ा सा था। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे बनेगा, और बाकी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ऐसे सवाल आपने एक बार पाथ
डिफरेंस निकाल लिया दोनों का कि कितना दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो उसके बाद तो आप ऐसे सवाल काफी कर रहे हो, उसके बाद वो सेम है। तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ से जाने वाली लाइट है S1 और S2, इससे जो निकलने वाली लाइट्स हैं, उनका पाथ डिफरेंस बस निकालना चैलेंज था, वो निकाल लिया तो ठीक है। अगर डरे नहीं, पैनिक नहीं किए तो बना ले हुए ये सवाल। देखते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लास वेजेस ए एंड बी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, ठीक है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है and B has refractive index 1.5 respectively are placed in front of a slit as shown in figure. The separation between the slits is D is equal to 2. तो ये जो है D जो है 2 दे रखा है, ठीक है, मिलीमीटर, and the shortest distance between the slits and the screen, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 2 मीटर। थिकनेस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेजेस इज 12 माइक्रो, यानी ये 12 माइक्रोमीटर दे रखा है। The value of L as shown in figure is 1 मिलीमीटर। ये L क्या है भाई? L जो है इस वेज की दूरी, ये जो है 1 मिलीमीटर दे रखा है, मतलब कि ऊपर से जो स्लिट है वो कितना नीचे है, 1 मिलीमीटर दे रखा है। नेग्लेक्ट एनी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट स्लैंटेड इंटरफेस, यानी बीच में जो है कोई रिफ्रैक्शन नहीं लेना है, इस इंटरफेस पे कुछ रिफ्रैक्शन नहीं लेना है, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। Effect at the slanted interface of the wedge due to combination of the wedges, the central maxima shifts in millimeter with respect to O. इस O के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, ऑब्वियसली शिफ्ट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो Y निकालना है, कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा। तो देखो, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करना था, बस क्या पंगा था, पंगा ये था कि आप जो है इसमें पाथ डिफरेंस निकाल लें। तो पहले तो आपको ये एंगल थीटा निकालना था, तो थीटा क्या होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू थिकनेस टी अपॉन ये दूरी, तो ये दूरी क्या है, ये S1 L था, यहां से यहां D था, ये क्या था, L था, तो tan थीटा इज इक्वल टू T अपॉन 2L प्लस D, यानी आपका L निकल गया, आपका क्या निकल गया, L निकल गया। अब आपका S1 है यहाँ, यानी यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये दूरी जो होगा वो हो जाएगा L tan थीटा इक्वल टू दिस L tan थीटा, ये हो गया L tan थीटा, ये वाली दूरी जो है ये L tan थीटा हुई, यानी ये अगर ये A इसको दिया हुआ था, ये B है, तो ये इस B मीडियम में कितना S1 से निकलने वाला कितना ट्रैवल करेगा, L tan थीटा, और यहाँ मीडियम A जो है इसमें कितना ट्रैवल करेगा, ये रिमेनिंग ये लेंथ कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी T माइनस L tan थीटा, ये हो जाएगा ये वाला दूरी। इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा L tan थीटा, A में हो जाएगा L tan थीटा, ठीक है, और B में ये वाले में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस L tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही था सिचुएशन, इसको अब दोनों का पाथ लेंथ निकल जाएगा आराम से, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस जो ऑप्टिकल डिस्टेंस होता है वो म्यू इंटू टी होता है। अब म्यू इंटू टी 2 बार लिखेंगे, म्यू इंटू T1, मतलब T1 यानी L tan थीटा, म्यू 1 इंटू T1 L tan थीटा, म्यू 2 इंटू T2 को L tan थीटा, T माइनस L tan थीटा लिखेंगे, और फिर इधर भी वो ही लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस लेकर के पाथ डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, और वो पाथ डिफरेंस को हम 0 से इक्वेट करेंगे फॉर मैक्सिमा और उससे निकल के आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इसको L tan थीटा लिखा, इसको T माइनस L tan थीटा लिखा, इसको T माइनस L tan थीटा लिखा, इसको L tan थीटा लिखा, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू मैंने बताई कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू फीड करके वैल्यू निकाली है tan थीटा की, ठीक है। अब क्या है भाई, जो T1 है, T1 कितना होगा, जो एक्चुअल जो पाथ है NA L tan थीटा बाई C, जो मीडियम में जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो निकाला गया है। तो S1 पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये निकाला गया है, ये S1 पे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A L tan थीटा अपॉन C, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B T माइनस L tan थीटा अपॉन C इज इक्वल टू T1। इसी तरह से S2 पे निकाला गया है, कितना निकाला गया है पाथ लेंथ, NB L tan थीटा, ये NB L tan थीटा, ये
एन बी एल टेन थीटा एंड एन ए सॉरी ये जो है एक सेकेंड, ये जो है यहाँ पे एन ए एल टेन थीटा, एन ए एल टेन थीटा, ये तो ये है, तो यहाँ पे एल टेन थीटा ये वाला है, ये बी वाले का हो गया, एन एन ए एल टेन थीटा बाई सी, ये बी वाले का ये वाला हो गया, इसका ऑप्टिकल पाथ यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे एन बी टी माइनस एल टेन थीटा बाई सी ये आया, तो इसको कुछ टी वन कह दिए, इसी तरह से इसको कुछ टी टू कह दिए, यहाँ पे जो निकाले हैं डेल्टा टी दोनों का डिफरेंस लिखे, और ये जो दोनों का डिफरेंस है मान लो कि यहां से कहीं जा रहा है ऐसे, और यहां से कहीं जा रहा है ऐसे, ताकि ये सीधा स्ट्रेट लाइन है मान लो, तो ये जो पाथ लेंथ जो होगा ये क्या होगा, डी साइन थीटा होगा, डी साइन थीटा होगा। तो ये क्योंकि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और जो जहां मीट कर रहा है उसके कारण जो पाथ डिफरेंस हो डी साइन थीटा, वो दोनों अगर इक्वल हो जाए, इफ दैट बिकम्स इक्वल, तो क्या होगा, नो पाथ डिफरेंस और आपके पास मैक्सिमा आएगा। तो ये डेल्टा टी इन दोनों का डिफरेंस लेकर के निकाल लिया और डी साइन थीटा से इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। नाउ इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा ये जो वैल्यू जो आ रही है वो y की वैल्यू जो आती है वो 1.2 आ जाती है। तो थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन डुएबल था बहुत, मतलब कि बस ये है कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, वो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा कि कितना आपने ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एक अच्छा सवाल था वेव ऑप्टिक्स का, ए डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां भी काइनेमेटिक्स का सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सा सवाल है, ठीक है। देखिए, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन ए विस्कस मीडियम एट एन एंगल 60 डिग्री। तो एक प्रोजेक्टाइल है जो कि एक विस्कस मीडियम में लॉन्च किया गया है एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ कुछ 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से लॉन्च किया गया है और यहाँ कोई वॉल है जिसे वो टक्कर करेगा, ठीक है। 270 मीटर पर सेकंड इट एक्सपीरियंस है, जो वेलोसिटी है वो 270 मीटर पर सेकंड है उससे है। और खास बात क्या है, कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल से अलग क्यों है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे, हर इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे एक फोर्स mg तो लग ही रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक विस्कस फोर्स लग रहा है cv, ठीक है, विथ अ माइनस साइन, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। एक विस्कस ड्रैग ये लग रहा है वेयर द ड्रैग कोफिशिएंट c इज दिस and v is the instantaneous velocity, किसी भी intermediate time पे velocity of the projectile. The projectile hits vertical wall after 2 सेकेंड। प्रोजेक्टाइल जो है वर्टिकल वॉल को कब हिट कर रहा है, 2 सेकेंड के बाद में, यानी इसको यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। टेकिंग e is equal to 2.7, e is equal to 2.7 ले रहे हैं। The horizontal distance of the wall from the point of projection is, horizontal distance of the wall from point of projection is पूछा गया है, ये बताया है, पूछा गया। अब खास बात ये है यहाँ ग्रेविटी की चर्चा नहीं की गई है। तो क्या ग्रेविटी से की चर्चा नहीं की गई है तो कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी होने नहीं होने से कितने टाइम में हिट करेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने तो ग्रेविटी लेकर के जनरल बताया है, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं भी रहेगा तो उसी टाइम के बाद हिट करेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल में मोशन को इफेक्ट करेगा, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल में बस विस्कस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट डालेगा, ग्रेविटी बस वर्टिकल में इफेक्ट डालेगा। तो ग्रेविटी बस वर्टिकल के लिए होगा। तो मतलब अगर किसी ने इग्नोर भी किया ग्रेविटी और सीवी बस फोर्स लेकर बनाया तो उसका भी आंसर सही आएगा। और ग्रेविटी अगर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी लोगे, ग्रेविटी वाले इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व करने में। देखते हैं आगे। तो किसी इंटरमीडिएट टाइम पे ये है फोर्स, ये पता नहीं ये लाइन कैसे आ गया, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ विस्कस फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्सेज लग रहा है, ठीक है। तो वी नॉट पहले इनिशियली ये था, वी नॉट का इनिशियल एक्स कंपोनेंट क्या था, वी नॉट कॉस 60 दैट इज 135। इन्हीं इंटरमीडिएट टाइम पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो y में क्या होगा, माइनस एम जी माइनस सी वी वाई, सी वी का वेलोसिटी का y कंपोनेंट m dv y by dt, ये पहला इक्वेशन आएगा। अब ये इक्वेशन रिडंडेंट हो गया, मतलब कि इट वाज नॉट यूज्ड,
तो mg का कोई काम ही नहीं पड़ा, तो इसीलिए पहला इक्वेशन यूज नहीं हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या है, cv का x कंपोनेंट इज इक्वल टू m dvx by dt, ये इक्वेशन यूज हुआ क्योंकि इसको dv by dx dvx by vx लिखे माइनस c by m dt, इसको इंटीग्रेट किया गया। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको vx की वैल्यू, क्योंकि आपको log टू द बेस e जो है, इसमें e की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 2.7, तो इसको सॉल्व करके vx की वैल्यू ये आती है, ठीक है, ये आती है किसी जो है 2 सेकंड के बाद। टाइम आपको 2 सेकंड दे दिया है, तो इसके लिमिट में इंटीग्रेशन में 0 to 2 सेकंड डालेंगे तो इससे vx की वैल्यू आ गई। अब रीराइटिंग इक्वेशन टू को ही हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। इक्वेशन 2 जो है ये वाला, उसको हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। एक्सीलरेशन को dv by dt ना लिख करके vx dvx by dx लिख रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस cvx m vx dvx by dx लिख रहे हैं और इसको इंटीग्रेट किया। आपको vx का लिमिट पता है, ठीक है, तो dx को इंटीग्रेट कर देंगे 0 to कोई पोजीशन जिस पे फाइनल जाएंगे, तो उससे 170 मीटर आ रहा है, ठीक है, उससे आपका 170 मीटर आ रहा है। तो इसमें खास क्या है कि इसमें ग्रेविटेशन बोला नहीं जेई ने, जेई वाज लाइक कि ग्रेविटेशन बोला नहीं। मेरे को काफी बच्चे ऐसे उन्होंने सर बताया नहीं था कि ग्रेविटी लेना है कि नहीं लेना है, ग्रेविटी लेंगे तो कॉम्प्लिकेट होगा। कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, एक बार लिखते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा सवाल था, ठीक है, जनरली जो है काइनेमेटिक्स से बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो अच्छा सवाल था। दिस टू वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ग्रेविटेशन का यूज ही नहीं था, ठीक है, कुछ होगा ही नहीं उसका। तो आप बस माइनस सी भी लेकर के भी बनाते तो बन जाता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उसमें ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये इस सेक्शन का लास्ट सवाल है। एक्सपेक्टेड था, दिस वाज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि जेई मेन से हटा दिया गया डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। इनफैक्ट वीएमसी में जो लोग पढ़ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा लास्ट मॉक में डॉपलर्स इफेक्ट के क्वेश्चन डाले गए थे। तो वी वेर एक्सपेक्टिंग, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉपलर्स का सवाल आएगा। हम लोगों ने तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल डाला था, पानी में 2 बंदे मूव कर रहे हैं और तब सवाल डाला था। लेकिन ये जो सवाल है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आसान सा ही सवाल था, ठीक है। मैं बनाते समय गलती कर रहा था, मैंने यहाँ 330 दे रखे हैं, 330 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं बार बार 320 ले रहा था। तो मतलब और जब बना रहा था तो बार बार अपने सॉल्यूशन को चेक कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को मिल भी नहीं रहा था। एक्चुअली मैंने 330 को 320 ले लिया था। तो लेकिन इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आप जब गलती खोजोगे ना या रीचेक करते हो, तो आप अपने सॉल्यूशन को बार बार पढ़ रहे हो, तो सॉल्यूशन कई बार सही भी है। मैंने क्वेश्चन मिस रीड कर दिया, 330 की जगह 320 ले लिया, तो मेरा आंसर वेरी कर रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल बहुत आसान है। तो ये सवाल किस में जाएगा? ये वेव्स में जाएगा। और ये किस में जाएगा? इसको इजी, इजी या मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में लो, ठीक है, मॉडरेट डिफिकल्टी का, ठीक है। तो ये हो गया। इस सिचुएशन समझते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, करते हैं, ठीक है, एंजॉय करके। तो ये ऑडियो ट्रांसमीटर टी एंड ए रिसीवर आर, तो यहाँ पे एक ऑडियो ट्रांसमीटर टी दिया है, एक रिसीवर यहाँ आर दिया हुआ है, are hung vertically from two identical massless strings of length 8 meter with their pivots well separated along x-axis, ठीक है। they are मतलब कि ये इन दोनों के बीच में दूरी है, ऐसे करके टक्कर ना कर जाएंगे, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। they are pulled from equilibrium position in opposite directions along the x-axis by a small angular amplitude theta is equal to cos inverse 0.9। तो ये जो पुल किया गया है वो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.9 है, एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, और दोनों को साथ में छोड़ते हैं, इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर इज 660 हर्ट्ज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमीटर की है वो 660 हर्ट्ज है, एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एज मेजर्ड बाय रिसीवर, रिसीवर जो है मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव करेगा? टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एफ मैक्स जो रिसीव करेगा और एफ मिनिमम जो मतलब डॉपलर्स के कारण अपरेंट फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी, उसका डिफरेंस क्या होगा, यही पूछा गया है। तो
पहले तो ये समझते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगा, तो जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। तो सबसे मजेदार चीज क्या है कि जब ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि सेम हाइट से ड्रॉप किए हुए हैं, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको मिल जाएगा mgl into 1 minus cos theta, mgl into 1 minus cos theta loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy half mv square। इससे वेलोसिटी इस पॉइंट पे आ जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो आपको पता चल गया कि भैया वेलोसिटी क्या होगी। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो इसी भी तरह जब वो दोनों एक मैक्सिमम पोजीशन पे आएंगे उसके बाद दोनों एक दूसरे, ये कंडीशन क्या हो गया, एफ मैक्स का कंडीशन हो गया। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे होगा, मैं इसी में बना दूं डॉटेड लाइन से, एक डॉटेड लाइन से बना रहा हूं कि डॉटेड वाला जब ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा तो दोनों एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन जो है एफ मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और डॉपलर्स इफेक्ट लगाएंगे, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे, ठीक है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और बस डिफरेंस ले लेना है, बन जाएगा। तो काफी डायरेक्ट सा सवाल है, देखते हैं। तो मैंने दो सिचुएशंस बनाए हुए हैं। एक, पहले तो ये ओरिजिनल सवाल है, मैंने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसे लिख देते हैं, शायद सीधे वैल्यू ले लिए, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एम जी, यहाँ पे अगर यहाँ आएगा फाइनल तो ये टोटल एल होगा और यहाँ पे होगा ये हाइट जो होगा एल कॉस थीटा। तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके v की वैल्यू, क्योंकि मैंने 4 ली है तो 4 आ रही होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो जो ये जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड आएगी, तो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो केस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के पास ट्रांसमीटर और ऑब्जर्वर मूव कर रहे होंगे। केस ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे होंगे। अब एफ मैक्स की कंडीशन क्या होगी, एफ नॉट 330 प्लस वी। ठीक है, यानी आपको कुछ याद भी नहीं रख, दोनों मैक्सिमम करना है तो दोनों मैक्सिमम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी आपको न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर को बड़ा करना है, डिनोमिनेटर को छोटा करना है। तो एफ नॉट 330 प्लस ये जो है, ये क्या लिखा हुआ है, ये शायद एफ नॉट 330 प्लस वी, एफ नॉट 330 माइनस वी, ये एफ मैक्स हो गया। ठीक है, और एफ मिनिमम क्या हो गया, वो एफ नॉट 330 माइनस वी 330 प्लस वी, ये जो है मिनिमम होगा क्योंकि न्यूमरेटर भी छोटा हो रहा है डिनोमिनेटर भी बड़ा हो रहा है, तो ये एफ मिनिमम हो गया। तो इससे यहाँ v की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, ऐसा ऊपर लिखा था। तो डेल्टा एफ जो है क्या हो जाएगा, एफ नॉट, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये v जो है 4 लिया तो 334 अपॉन 326, और यहाँ पे क्या होगा 326 अपॉन 334, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो एफ नॉट की वैल्यू 660 लिखी और 324 बाई 326 की वैल्यू 1.0245 आई। इसमें आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे, ठीक है, कोई वैल्यू सेकंड डिजिट पे राउंड ऑफ करने की या थर्ड डिजिट पे राउंड ऑफ करके बना सकते थे। और ये जो रेशियो है वो 0.9760 आ रहा है, इसका दोनों का डिफरेंस लिए तो 660 इंटू 0.0485 आ रहा है, जो 32.01 हो रहा है। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 को करेक्ट आंसर लिया गया है। ठीक है, अगर कुछ वेरिएशन आ रहा होगा राउंडिंग ऑफ से तो जेई मोस्टली रेंज ऑफ आंसर दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे मेरे को जो बताएं वो 32 ही मार्क कर रहे थे, तो ठीक है। ठीक है, तो दिस वाज इट, आई होप यू एंजॉयड थॉरोली। ठीक है, मतलब कि मैंने ये भी बताया है कि क्या प्रॉब्लम गलती कर सकते हो। 2 सवाल जो 4 नंबर सवाल था और जो 9 नंबर सवाल था उसमें क्या एम्बिग्युइटी है, क्या प्रॉब्लम है, जेई उसको करेगा कि नहीं वो तो जेई ही बताएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए आप समझ सकते हो क्या है, कभी कभी एग्जामिनेशन कंडीशन में जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है वो मार्क करना चाहिए। ठीक है, अब सारे निगेटिव ही दिए हुए थे तो जो पॉजिटिव में आंसर आ रहा था वो मार्क कर देना चाहिए, मोस्टली बच्चों ने वो किया भी है। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो वाला सवाल Q/2m वाला, अल्फा Q/2m जो था उसको बहुत सारे बच्चों ने अल्फा को 1 ले लिया, तो वो ट्रैप में फंस गए, वो तो ट्रैप में फंस गए, दे शुड बी रिवार्डेड विद अ पेनल्टी, क्योंकि जेई क्या सोच था कि ये Q/2m ना आए। ठीक है,
लेकिन फिर जेई से एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि रोटेट कर दिया, कंडक्टर दे दिया, तो उस पे एक फोर्स भी आ जाएगा, तो उस पे एक एजम्पशन देना चाहिए था। बाकी सवाल कुछ एक वेव ऑप्टिक्स का, जहाँ पे वेज बना करके दो स्लिट्स के सामने रखे हुए थे, वो थोड़ा मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन एक सिचुएशन थी। जनरली एक रेक्टेंगुलर स्लिट के सामने ग्लास स्लैब रखा होता है, वो नहीं था, तो वो उसमें बच्चों को थोड़ा लग सकता है। बाकी ठीक था। कुछ क्वेश्चंस जो एक मॉडर्न फिजिक्स का जो सवाल था, वो जो पॉजिट्रोनियम बन रहा है, वहाँ भी थोड़ा नयापन था। तो कुछ 4-5 सवाल डिफिकल्ट थे, ठीक है, जो कि बहुत गुड नंबर है। तो बच्चे थोड़ा इस पेपर को डिफिकल्ट कह रहे हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट साइड था कंपेयर टू पेपर 1, और पिछले साल के रिलेटिव तो पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। थैंक यू।